Hello everyone. So today date is 2nd February and 2024. We are going to solve some PYQs of human health and disease chapter of class 12th biology. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. मैच द फॉलोइंग डिसीज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे एक साइड हमारे को डिसीज दे रखी है, दूसरी साइड दे रखी है क्या, पैथोजेंस. ठीक है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है. तो करेक्ट मैच करके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है. तो देखो यहाँ पे टाइफाइड, न्यूमोनिया, फाइलरसिस, मलेरिया सब कुछ दे रखा है. मैं सोच रही हूँ कि मतलब बेसिकली ये चैप्टर डिसीज से रिलेटेड है. एक पोर्शन इसमें मतलब बेसिकली 3 पोर्शन में स्प्लिट हम इस चैप्टर को कर सकते हैं. एक यहाँ पे ये जो हमारे पास पैथोजेनिक डिसीज वगैरह आएंगी, एक बिल्कुल सेपरेट है एड्स और कैंसर का, और एक बिल्कुल अलग है वो ड्रग्स वगैरह का. हालांकि ये पूरा चैप्टर जो है इसमें आपको याद रखना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा चीजें. इतना मुश्किल भी नहीं है. ठीक है, एक बार अगर आपने चीजें थोड़ी बहुत समझ ली और बाकी फिर आपको याद करनी है. ठीक है, कि कौन सा किसका पैथोजन है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसका कौन सा है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी. तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे आगे हमारे पास मैं देख पा रही हूँ सभी इससे डिजीज से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है. तो पहले मैं आपको पूरा बेसिक्स जो है इस चैप्टर का वो कवर करा देती हूँ, फिर हम एक साथ सारे पीवाईक्यूज को सोल्व करते चलेंगे. ठीक है, हेल्थ. सबसे पहले ये पता होना चाहिए हेल्थ का मतलब क्या होता है. हेल्थ का मतलब ये नहीं होता, देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, डज नॉट मीन, हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब कोई भी बॉडी में जो है डिसीज ही नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ डिसीज या फिर फिजिकल फिटनेस, ये हेल्थ में नहीं आता है. अब आप सोचोगे कि फिजिकल फिटनेस हेल्थ में नहीं आता या फिर एब्सेंस ऑफ डिसीज अगर हम हेल्थ नहीं बोलते इसको, तो हेल्थ होती क्या है. हेल्थ का मतलब ये होता है, जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारे पास होती है, स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग. मतलब आप सोशली, मेंटली और फिजिकली तीनों एस्पेक्ट से अगर वेल हो तो ही तो ही उसमें मतलब उसको हम कहाँ पे कंसीडर करते हैं, हेल्थ में कंसीडर करते हैं. ठीक है, हेल्थ किस किस चीजों से अफेक्ट हो सकती है. कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी जैसे जिस प्रकार की लाइफस्टाइल कोई भी इंडिविजुअल जीता है उसके हिसाब से हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. उसके बाद हेल्थ मैंने बता दिया. आप डिसीज का थोड़ा सा पढ़ लेंगे. डिसीज क्या होती है. डिसीज होती है फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ बॉडीज एडवर्सली अफेक्टेड. मतलब जो फंक्शनिंग होती है, मतलब किसी भी एक ऑर्गन की या एक से ज्यादा ऑर्गन की भी हमारे बॉडी में जो भी सिस्टम होता है पूरा, जो भी उसकी फंक्शनिंग होती है, अगर वो एडवर्सली अफेक्ट हो रही है तो उस मतलब किसी भी कारण से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीज बोलते हैं. ठीक है, उसका नाम क्या होता है, डिसीज. 2 टाइप की होती है डिसीज. कौन से एक होती है कॉन्जेनाइटल और दूसरी हमारे पास होती है एक्वायर्ड. कॉन्जेनाइटल से अगर मैं बात करूं तो इसका क्या मतलब होता है, बाय बर्थ जेनेटिक डिसऑर्डर. मतलब ये वो डिसीज होती है जो मतलब जन्म से ही हो, किसी बच्चे को जब से वो पैदा हुआ है तब से अगर कोई डिसीज है तो उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीज, बाय बर्थ, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं. ठीक है, अक्वायर्ड की बात करूं, अक्वायर का मतलब क्या होता है. देखो हम यूजुअली इस वर्ड का, एक्वायर वर्ड का इंग्लिश में यूज करते हैं. एक्वायर करना, किसी चीज को ग्रहण करना बेसिकली. ठीक है, तो जो अपीयर्स आफ्टर बर्थ, ये जो बर्थ के बाद एक्वायर्ड हुई है, यानी कि देखो जो पैदा होने के साथ साथ जो डिसीज आई उसका नाम तो होता है कॉन्जेनाइटल. ठीक है, यानी कि जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं. लेकिन जो आफ्टर बर्थ अपीयर होती है उसको बोला जाता है क्या, एक्वायर्ड. ठीक है, अब एक्वायर्ड की मैं बात करूं, ये भी 2 टाइप की होती है. अगर मैं आपको बताऊं, एक होती है कम्युनिकेबल और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल. अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक बातें आपको बता रही हूँ, उसके बाद हम जो है अपने डिसीज पैथोजन वगैरह पे मूव करेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग होनी भी बहुत जरूरी है. चैप्टर का नाम ही इससे जुड़ा है, तो सबसे पहले तो यही चीज क्लियर होनी चाहिए. कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी होती है, जो ट्रांसफरेबल हो, मतलब कि एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, या इसको हम बोल सकते हैं इन्फेक्शियस डिसीज भी इनको बोला जा सकता है. ठीक है, यानी कि इसमें कौन से होते हैं, जैसे वायरल,
बैक्टीरियल, प्रोटोजोआन, सब ये पढ़ेंगे बैक्टीरियल, इनकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। तो अभी आगे इनके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल की अगर मैं बात करूँ, ये नॉन ट्रांसमिटेबल होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कैंसर हो गया, कोई एलर्जी वगैरह हो गई ऐसी, ठीक है। डेफिशिएंसी डिसीज की भाई किसी बोल देते हैं कि भाई विटामिन डी की कमी हुई है, विटामिन सी की कमी हुई है, विटामिन ए की कमी हुई है, तो क्या मेरी कमी जो है, मेरे अंदर विटामिन ए की अगर कमी है, क्या वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो है कैंसर है, मान लो किसी भी इंडिविजुअल को कैंसर है, क्या उसके छूने से या उसका झूठा खाने से उसको कैंसर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल। अब यहाँ पे मैं एक अच्छी सी टेबल, मतलब एक बिल्कुल माइंड मैप्स आप उसको बोल सकते हो, जो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे उसके ऊपर मैं यहाँ पे बना रही हूँ। काफी मदद मिल जाएगी अगर इसको अभी आप याद कर लोगे यहीं पे। देखो, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआन, हेल्मिन्स, ये क्या है? कॉजेटिव जो है ऑर्गेनिजम्स है, या इनको आप पैथोजन बोल सकते हैं। पैथोजन का मतलब ही क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज डिसीज। बैक्टीरियल की वजह से कौन सी होती है, कौन सी हम यहाँ पे पढ़ते हैं अपने चैप्टर में? एक तो टाइफाइड, ठीक है। ये मैं चैप्टर के अनुसार पूरा लिख रही हूँ यहाँ पे, जो आपके एनसीईआरटी की लाइन में दे रखा है उसको मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बना के यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये टाइफाइड और निमोनिया किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। वायरल में अगर बात करी जाए तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड, यानी जिसको हम जुकाम वगैरह बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? एड्स। नेक्स्ट प्रोटोजोआन में हम पढ़ेंगे अमीबाइसिस और मलेरिया। हेल्मिन्स में हम क्या पढ़ेंगे? एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस, ठीक है। फंगल में क्या पढ़ेंगे हम? रिंगवर्म पढ़ेंगे। ये डिसीज और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जिनको हम बोल सकते हैं, हमारे चैप्टर में इसके बारे में ओवरऑल बात कर रखी है, ठीक है। पैथोजन में ऑलरेडी बता चुकी हूं। देखो, ट्रांसमिशन जैसे कि मैंने बताया, कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं जिनको हम इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं, वो एक से दूसरे में इजिली ट्रांसफर हो जाती हैं। इनके भी मोड होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोला जाता है। देखो, कुछ एयरबोर्न डिसीज होती है। एयरबोर्न डिसीज का क्या मतलब है? जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड जो है इसी वजह से होता है। मान लो किसी को जुकाम है, वो आपके पास बैठ के छींक और खांस रहा है, तो उसकी वजह से अगर आपको वो इन्फेक्शन लगता है, यानी उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या फिर दूसरा नाम इसका क्या होता है? एयरबोर्न डिसीज। नेक्स्ट एक टाइप की होती है वेक्टर बोर्न डिसीज। वेक्टर बोर्न डिसीज कौन सी होंगी? सबसे पहले ये देखो, जैसे कि मलेरिया हो गया, फाइलेरियासिस हो गया जिसका दूसरा नाम होता है एलिफेंटियासिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, काला आजार होता है। ये सब किसकी? एक वेक्टर की वजह से होता है। वेक्टर कौन हो सकता है? किसी में जो है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो होता है, मतलब काइंड ऑफ, किसी में हनी बी कह रही हूँ, सॉरी, ये जो मॉस्किटो फ्लाई हमारी होती है, ये हाउस फ्लाई, सॉरी, ठीक है। ये वेक्टर्स होते हैं बेसिकली, इनकी वजह से जो उनको बोलते हैं वेक्टर बोर्न डिसीज। नेक्स्ट है बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड या वाटर की वजह से, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है टाइफाइड, इसकी वजह से होगा। अमीबाइसिस होता है, स्केरिस होता है कि आप गंदा पानी, इन्फेक्शियस वाटर या फूड का इंटेक कर रहे हो। बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी हो सकता है। कौन सी होती है उसमें? एड्स जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो सकता है। मान लो किसी को एड्स है, उसके साथ अगर किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, किसी हेल्दी इंडिविजुअल ने, तो बहुत सारे चांसेस है कि उसको भी एड्स जो है ट्रांसफर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी भी सी में आता है, गोनोरिया आता है, मतलब बहुत सारे एसटीडीज होते हैं हमारे पास, सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज होते हैं, जो कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, मतलब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर हमारे पास 12th बायोलॉजी का, वहां पे कवर कर भी चुके हैं अच्छे से। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बैक्टीरियल डिसीज से, ठीक है, जिसमें हमारे पास टाइफाइड और न्यूमोनिया दो हैं, और दोनों ही मैं आपको बता दूंगी अच्छे से। इनका ब्रीफ जो है मैं आपको दे दूंगी, जिससे हम आसानी से अपने क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। बैक्टीरियल डिसीज, फर्स्ट हमारे पास कौन सा है? टाइफाइड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एंटेरिक फीवर। याद रखेंगे, टाइफाइड को हम क्या बोल सकते हैं? एंटेरिक फीवर। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ थोड़ा सा।
ठीक है। पैथोजन इसका कौन सा होगा? देखो याद रखने वाली चीजें यहाँ पे जहाँ पे समझाना होगा, जैसे कि कैंसर में हम थोड़ी सी चीजें समझेंगे, एड्स में समझेंगे, और मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है वहां पे हम थोड़ी सी वो साइकिल को समझेंगे। बाकी ये जैसे पैथोजेंस वगैरह हो गए, इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इनके सिम्टम्स क्या है, ये सब तो देखो याद रखने पड़ेंगे। ये एक बार मैं बता सकती हूँ भाई ये सिम्टम होते हैं, इनका पैथोजन इसकी वजह से होता है, और ये इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। आगे आप 2-3 रीडिंग खुद लोगे, आपको याद हो जाएगा। पैथोजन इसका कौन सा होता है? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, टाइफाइड से रिलेटेड, ये थोड़ा सा याद रख सकते हो आप। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? कंटेमिनेटेड फूड एंड मतलब वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये इसका क्या है? वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। क्या करता है ये जो पैथोजन, मतलब कि ये जो पैथोजन होता है, ये सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ह्यूमन बींग्स की, उसमें एंटर करता है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो और भी ऑर्गन्स हो गए बॉडी के, उनको अफेक्ट करता है, अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। और इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इसके मतलब क्या जो है तकलीफ झेलनी पड़ती है, अगर मैं आपको बताऊं टाइफाइड के बारे में। सस्टेन हाई फीवर, यानी कि हाई फीवर बना रहता है। ठीक है, काफी तेज जो है फीवर बना रहेगा। उसके बाद वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। स्टमक पेन, पेट में दर्द रहता है टाइफाइड की कंडीशन में। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत हो सकती है। हेडेक, सर में दर्द होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ। और अगर मैं इसके सीवियर केस की बात करूँ कि चलो नॉर्मल केसेस में तो आपने सुना भाई टाइफाइड हो गया किसी को, अब वो ठीक भी हो चुका। इसके जो सीवियर केस यानी कि काफी जो क्रिटिकल केस बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है? जो इंटेस्टाइन यानी इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, इंटेस्टाइनल का परफोरेशन यानी कि वहां पे सेल्स का, इसमें टाइफाइड के जो पैथोजन है इसका परफोरेशन यानी कि वो मल्टीप्लीकेशन होता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है डेथ हो जाती है। सीवियर केसेस में जो है टाइफाइड की वजह से डेथ भी हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल की। ओके, और अगर इसकी पुष्टि करनी है कि किसी को टाइफाइड है या नहीं, तो वाइडल टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है। ठीक है, वाइडल टेस्ट जो है, इस टेस्ट के जरिए ये पुष्टि करी जा सकती है कि किसी इंडिविजुअल को टाइफाइड है या नहीं है। ये जो है टाइफाइड मैरी, ये टाइफाइड कैसे, एक समय था जब टाइफाइड काफी ज्यादा फैल गया था। वो किस वजह से हुआ था? टाइफाइड मैरी इसका नाम क्यों रखा गया? देखो एक ये कुक थी प्रोफेशन से, टाइफाइड मैरी इनका नाम था। ये कुक थी प्रोफेशन से, इनको टाइफाइड था, इनको पता नहीं था। तो ये जो है खाना बना के जो है सर्व करती रहती थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कई मतलब काफी भारी तादाद में लोगों को टाइफाइड की शिकायत हो गई थी। ठीक है, उनके नाम के ऊपर ही जो है इसका नाम क्या पड़ा? टाइफाइड पड़ा था। ये था ओवरऑल टाइफाइड के बारे में। ठीक है, काफी इजी था, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात मैंने यहाँ पे नहीं बताई आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिसीज में कौन सा? न्यूमोनिया की। ऐसे ही हम सीरीज में करते जाएंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सेकेंड वन इज न्यूमोनिया। पैथोजन का नाम है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, और या फिर दूसरा एक और हो सकता है, आपको याद रखना है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया। ठीक है, ये दोनों इसके क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं। ये किसकी वजह से हो सकता है? मतलब कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, दूसरा हो सकता है मतलब ऑब्वियसली इनहेलिंग ड्रॉपलेट, या जो कोई मतलब किसी को भाई न्यूमोनिया हो रखा, हमारे साइड में बैठा, उसने छींक दिया और वही ड्रॉपलेट जो हमने इनहेल कर लिया, तो हमें क्या है? न्यूमोनिया हो सकता है। ठीक है, बेसिकली ये बात बोली गई है। उसके बाद जो है और कौन सा मोड हो सकता है? शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के ग्लासेस या यूटेंसिल्स को अगर हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इनफैक्ट ये क्या करता है, इसका क्या कोज होता है? जो एल्वियोली होती है लंग्स में, ठीक है, आपको पता होगा लंग्स में एल्वियोली होती है, जहां पे ये एल्वियोली को साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी माना जाता है। इनको ये क्या हो जाती है? एक फ्लूइड के साथ भर जाती है, फील्ड विद फ्लूइड। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसकी वजह से क्या क्या होता है? फीवर रहता है, चिल्स यानी कि कभी बहुत तेज ठंड लगने लग जाएगी, एकदम से ऐसे बहुत सर्दी सी चढ़ जाएगी। कफ एंड हेडेक मतलब सर में दर्द और जुकाम की शिकायत रहती है। और जो लिप्स और नेल्स होते हैं यानी कि जो होठ और नाखून होते हैं वो कैसे ग्रे या ब्लूइश कलर के
हो जाते हैं, ग्रे या ब्लूइश मतलब कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो मैंने बताया एल्वेओली क्या होती है, एक्सचेंज साइट, मतलब ये साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है मेजरली। जब यही फ्लूइड के साथ भर जाएगी तो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है लंग्स में नहीं हो पाएगा, ये इसके साइड इफेक्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पे, हालांकि आपके देखो एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखी ये जो इससे बैक्टीरिया से रिलेटेड और भी जो डिसीज होती है, जैसे कि मैं बताऊं डायप्थीरिया हो गया, प्लेग्यू हो गया, जैसे जिसको हम ब्लैक डेथ बोलते हैं जो कि लिम्फ नोड्स में होता है, एक डायसेंट्री हो गया, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी। अब जो 3 और डिसीज मैं आपको बताने वाली हूँ मैं उनकी डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, वो मैं आपको काफी जो है मतलब बता दूंगी, क्या आप वर्बली सुन लो, ठीक है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन जो है मेजरली एनसीईआरटी की बुक से आएगा ये, तो ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ना हो जाए। फिर भी मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा लिख ही लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, 5-10 मिनट इसमें लगा लेंगे। डायप्थीरिया, ठीक है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता दे रही हूँ। डायप्थीरिया भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से, मैं लिख देती हूँ, कोरिन बैक्टीरियम डायप्थीरिया, ठीक है, इसकी वजह से होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है, आपको पता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। इसका अफेक्टेड एरिया कौन सा होता है, थ्रोट, यानी गले को पकड़ता है ये इन्फेक्शन। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सोर थ्रोट, यानी कि मतलब गले में बहुत ज्यादा दर्द होना, ठीक है, ऐसे मतलब खराश सी रहती है। होर्सनेस, ये जैसे जो मैंने खराश बोला अभी, जैसे आपने कभी देखो खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो ऐसे बुरी तरह से मतलब आवाज भी आती रहती है जब आप सांस ऊपर नीचे लेते हो, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, मिल्ड फीवर रहता है। और ये डायप्थीरिया जो है 5 साल के बच्चे तक, मतलब 5 साल की उम्र जो होती है, मतलब उस एज ग्रुप तक ये होता है, ठीक है। और इसका जो ये कि भाई ये कंफर्म करना हो, कंफर्मेटरी टेस्ट डायप्थीरिया का कौन सा होता है, स्किक टेस्ट, स्किक नहीं, ये चिक टेस्ट इसको बोल सकते हैं, साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे आई गेस, हाँ चिक टेस्ट इसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट मैं आपको इसमें बता देती हूँ प्लेग्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ। ये किसके जैसे होता है, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया, ठीक है, ये इसका क्या होता है, पैथोजन होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा होता है, रेट फ्ली, यानी कि मतलब जीनोप्साइला चोप्सीज जो है, चैप्सीज इंसेक्ट, ये इसका क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। बेसिकली इसको बोल सकते हैं एक्टो पैरासाइट ऑन रेट, रेट के ऊपर होता है, जहां पे घरों में ज्यादा रेट वेट मतलब घूमते रहते हैं, खानों में घुस जाए अगर रेट, तो ये प्लेग्यू ब्लैक डेथ वहां मतलब उस कंडीशन में हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, हाई फीवर, ज्यादा फीवर होता रहता है, ठीक है। और उसके बाद मतलब कुछ लंप जैसे गांठ सी हो जाती है आर्म पिट पे या फिर ग्रोइन वगैरह की, मतलब जो एरिया होते हैं वहां पे लंप से हो जाते हैं। रेड पैचेस जो है स्किन के ऊपर दिखने लगते हैं, जो कि बाद में ब्लैक कलर के होने लगते हैं। अगर रेड शुरू में रेड पैचेस होंगे जो कि अल्टीमेटली ब्लैक में कन्वर्ट होते रहेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है, ठीक है, इस केस में तो ये होता है। उसके बाद मैं बात करूं डायसेंट्री की, डायसेंट्री में क्या होता है वो सुनो। डायसेंट्री की हम बात करेंगे यहाँ पे, एक मिनट पेन ले लेते हैं। डायसेंट्री, इसका जो पैथोजन होता है कौन सा होता है, स्किगेला डायसेंट्री बैक्टीरिया, ठीक है। कंटेमिनेटेड फूड या वाटर की वजह से ये फैलता है। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो इंटेस्टाइन होती है वहां पे इन्फेक्शन होता है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, स्टमक पेन होता है, मस्कुलर क्रैम्प्स, यानी कि एकदम से मसल्स में जो क्रैम्प आ जाते हैं कि भाई एकदम से ऐसे क्या बोल सकते हैं उसको, वो हार्डनेस सी आ जाती है एकदम से, ठीक है। डायरिया हो जाता है, डायरिया का मतलब होता है फ्रीक्वेंट मोशन, जिसको हम बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दस्त बोलते हैं, लूज मोशन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसके भाई और मैं बता देती हूँ एक दो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया की वजह से, जैसे टेटनस भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। टेटनस किस वजह से होता है, टेटनस एक वाउंड इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसमें जो वॉलंटरी मसल्स है वो अफेक्ट, आपको भाई कोई लोहे वगैरह की मतलब आपको चाकू लग जाए, चाकू से आप कट जाओ, तो सबसे पहले क्या है, टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद मतलब ये कुत्ते वगैरह ने काट लिया तो टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस की बात करूं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में काफी सारी एक्स्ट्रा बातें भी बता दी हैं। तो अब हम जो है मूव करेंगे
टुवार्ड्स वायरल डिसीज। वायरल डिसीज में सबसे पहला हम यहाँ पे कॉमन डिसीज ही पढ़ेंगे खाली। एड्स का मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। एड्स और कैंसर हमारे पास बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, एड्स को मैं आगे बताऊंगी। वायरल डिसीज में मैंने दो बताए थे, कौन सा वहां पे लिखा था जो बुक में दे रखा है, एक कॉमन कोल्ड है, एक एड्स है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं किसकी बात करूंगी, उसकी अपना क्या है ये उसकी क्या है कॉमन कोल्ड की, ठीक है, जुकाम की। वायरल डिसीज में बात करते हैं कॉमन कोल्ड की। राइनो वायरस इसका पैथोजन होता है। ड्रॉपलेट्स, ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ड्रॉपलेट्स जो कि खफिया मतलब खांसी या छींक के जरिए जो ड्रॉपलेट्स होते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन से अगर दूसरा हेल्दी पर्सन उसको इनहेल कर दे तो उसको क्या हो जाता है, वो इससे कॉमन कोल्ड उसको भी हो जाता है। या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह है, किसी को जुकाम है, हम क्या बोलते हैं कि किसी को ये जुकाम से तो आप भली भांति परिचित हो गए, ठीक है। ये किसी को जुकाम हो रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, हम उनके कपड़े यूज नहीं करते कुछ दिनों तक, ठीक है, उनका झूठा खाते पीते नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से ये जो कॉमन कोल्ड है जुकाम की शिकायत किसी हेल्दी इंडिविजुअल को भी हो सकती है। उसके बाद इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, देखो ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, जो नोज और हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज होता है इसको अफेक्ट करता है। नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन में मतलब होता है ऐसे नहीं बोल देते कि भाई मेरी तो नाक रुक गई, बिल्कुल सांस नहीं आ रहा, फिर हम वो वो क्या बोलते हैं उसको, विक्स वगैरह को इनहेल करते हैं, ठीक है, जिससे नाक थोड़ा सा खुलता है, हमारा सांस लेते हैं, उसको बोलते हैं नेजल कंजेशन। और डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, नाक बहनी, ठीक है, जुकाम के दौरान जो नाक बहती है। उसके बाद सोर थ्रोट यानी कि गले में दिक्कत हो जाती है, होर्सनेस वही ऐसे आवाजें आती है, कफ और हेडेक की कंडीशन रहती है। जुकाम 3 से 7 दिन तक रहता है, ठीक है, लास्ट अप टू 3 to 7 days। बहुत सारी वायरल डिसीज होती है। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा जाके अगर एक टेबल बना के आपको दिखाऊं, अगर अगेन जैसे मैंने बैक्टीरिया में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया था तो आप यहाँ पे मैं बता सकती हूँ। देखो ये इस साइड तो मैं इनकी लिख रही हूँ वायरल डिसीज, दूसरी साइड यहाँ पे क्या है, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। जैसे यहाँ पे देखो वायरल डिसीज में कॉमन कोल्ड, एड्स, पोलियो, रेबीज, डेंगू फीवर, इन्फ्लुएंजा, और यहाँ पे क्या आएगा जैसे कि चिकनगुनिया। पहले इनका सुन लो, देखो कॉमन कोल्ड किस वजह से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, आपको पता है। एड्स आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है, इतना पता होगा। पोलियो किस वजह से होता है, फीशियल ओरल रूट, ठीक है, फीशियल ओरल रूट। फीशियल क्या होता है, जो वेस्ट एक्सक्रीट आउट किया हुआ प्रोडक्ट होता है किसी भी जो है इंडिविजुअल का, वहां से पोलियो हो जाता है, ठीक है। ये पोलियो जो है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। रेबीज की बात करें, जो पागल कुत्ते के काटने के द्वारा हो जाती है डिसीज, उसको रेबीज बोलते हैं। डेंगू फीवर एक वेक्टर बोर्न डिसीज होता है, यानी कि मॉस्किटो के कारण जो होता है एक वेक्टर इसमें वो होता है, वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। इन्फ्लुएंजा की बात करें, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, थ्रोट को पकड़ता है। चिकनगुनिया की बात करूं तो ये भी क्या होता है, एक वेक्टर बोर्न डिसीज होता है। हेपेटाइटिस बी की बात करूं, ये क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब बात करेंगे प्रोटोजोआन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला प्रोटोजोआन में हम कौन सा पढ़ते हैं, अमीबाइसिस, या दूसरा नाम इसका क्या होता है, अमीबिक डायसेंट्री। पहले इससे पहले आप यहाँ पे दो टर्म समझो। एक का मतलब यहाँ पे होता है, जो मैं आगे बताऊंगी कई बार, डायजेनेटिक, और दूसरा एक होता है पॉलीजेनेटिक। ये समझो, डायजेनेटिक क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 होस्ट इंक्लूडेड हो, और पॉलीजेनेटिक वो होता है जिसमें मोर देन 2 होस्ट इंक्लूडेड हो, ठीक है, मोर देन 2 होस्ट जिसमें इंक्लूडेड हो। यहाँ पे देखो इसका जो पैथोजन होता है क्या होता है, एंटामीबाइसिस, एंटामीबा लिखो, बाइसिस नहीं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ, ये होता है इसका पैथोजन, ठीक है। ये मोनोजेनेटिक होता है। मोनोजेनेटिक यहाँ पे देखो, जैसे डाई और पॉली का मैंने बताया, मोनोजेनेटिक यानी कि एक सिंगल होस्ट लाइफ साइकिल, सिंगल होस्ट लाइफ साइकिल, जैसे कि ह्यूमंस में।
कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू होता है। हाउस फ्लाइज इसका कैरियर होती है, जो मक्खियां होती हैं घर में वो क्या होती है, कैरियर होती है इसका। इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं इसके, जैसे क्या क्या परेशानी होती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द रहना, क्रैम्प्स हो जाते हैं, स्टूल विद म्यूकस मतलब ब्लड के साथ जो ब्लड और म्यूकस का आना स्टूल में, ये सब किसके सिम्टम्स है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजा के कारण होने वाली डिसीज एमीबाइसिस का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसमें मलेरिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, मलेरिया की। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम या इसको बोल सकते हैं एक्टिनी प्रोटोजोआ, आर्टिनी, एक मिनट, एक्टिनी क्या लिख दिया मैंने, ये आर्टिनी प्रोटोजोआ, इसके जैसे होता है। देखो ये एंडोपैरासाइट होता है, एंडोपैरासाइट यानी कि किसी दूसरे होस्ट सेल पे सरवाइव करे। डायजेनेटिक होता है यानी कि दो होस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। कैसे होते हैं इनकी लाइफ साइकिल मैं बताऊंगी। दो होस्ट कौन से होते हैं, एक ह्यूमन होता है और एक मॉस्किटो होता है। ठीक है, ये दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है यानी कि ब्लूड पैरासाइट इसको हम बोल सकते हैं, ब्लड पैरासाइट। ब्रूड एक अलग टर्म होती है, ये ब्लड है, सॉरी। ठीक है, ब्लड पैरासाइट होता है। उसके बाद मैं बात करूं अगर इसका जो पैथोजन होता है वो कौन सा होता है, फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है, ये क्या है, इसकी कैरियर होती है। देखो कैसे होती है ये मैं बताती हूँ। देखो जो सेक्सुअल फेज होता है किसी भी मलेरियल पैरासाइट का वो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो में होता है, यानी कि जो होस्ट होती है मलेरियल पैरासाइट का वो कभी भी मॉस्किटो को हार्म नहीं करता। ठीक है, ये जो पैरासाइट है ये खुद मॉस्किटो को कभी हार्म नहीं करता। जो ए सेक्सुअल फेज होता है इसका वो मैन में होता है, जो कि इंटरमीडिएट और जो उसको अफेक्ट भी करता है। सेक्सुअल फेज कहाँ पे, मॉस्किटो में होगा इसका, यानी कि जो वो अपना ग्रोथ वगैरह इनिशियल स्टेज जो होती है जो खुद मॉस्किटो को कभी भी अफेक्ट नहीं करता, वो जो पैथोजन मतलब वो जो होगा। ठीक है, पैरासाइट मलेरिया पैरासाइट जो भी होता है, लेकिन ये सेक्सुअल फेज जो कि मैन में होता है वो उसको अफेक्ट करता है। मैं अगर इसके टाइप्स की बात करूं तो ये 3 टाइप के होते हैं। हालांकि हमारे एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ हम एक ही टाइप को डिस्कस करेंगे। 3 टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मैं इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूंगी। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करूं तो ये क्या होता है, मतलब कि बेंजिन मतलब टर्शियन मलेरिया होता है। इतना ज्यादा जो है हम इसको बोल सकते हैं मतलब नॉर्मल जो मलेरिया हो। एवरी 3rd डे मतलब हर तीसरे दिन इसमें क्या होता है, फीवर होता रहता है। अच्छा, उसके बाद इसकी बात करूं प्लाज्मोडियम मलेरिया की, ये क्या होता है, क्वार्टेन मलेरिया, यानी कि हर 4th डे मतलब कि ईच 4th डे, हर चौथे दिन क्या है, फीवर होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की बात करूं तो ये मैलिग्नेंट होता है, काफी जो है सीवियर होता है ये केस। एवरी 3rd डे इसमें भी फीवर होता रहता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल एक और यहाँ पे स्पीसीज होती है, एक और मलेरिया का जो है पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम ओवेल जिसको हम बोलते हैं। ये एक बिल्कुल अनदर स्पीसीज होती है, मतलब किसी दूसरी स्पीसीज से ये होता है। ठीक है, जो कि इंडिया में नहीं पाई जाती, जो कि मिल्ड मलेरिया जो है उसको कोज करती है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे मैलिग्नेंट मलेरिया की जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये मोस्ट सीरियस वन होता है, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, फैटल वन ऑल्सो। ठीक है, अब इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। पहले आप मेरी बात सुनोगे ध्यान से, फिर मैं थोड़ा सा बना के या लिखने की जरूरत होगी तो लिख के बता दूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ऑलरेडी आपके पास पूरा लिखा भी हुआ है और ये बनाकर भी दिखा रखा है। देखो, इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है प्लाज्मोडियम की, ध्यान से सुनोगे, वो कौन सी होती है, स्पोरोजाइट होती है। स्पोरोजोइट होती है, स्पोरोजाइट नहीं, सॉरी, स्पोरोजोइट होती है। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, स्पोरोजोइट। किसकी,
प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम जो है इनिशियल लीवर मतलब प्लाज्मोडियम इनिशियली लीवर सेल में जो है जनरेट होते हैं, उसके बाद वो आरबीसी में जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एज स्पोरोजोइट्स यानी कि एक इन्फेक्शियस फॉर्म में ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। किसके द्वारा? अगर कोई भी फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो अगर आपको काट ले तो जो ह्यूमन बॉडी में जो प्लाज्मोडियम है वो स्पोरोजोइट की फॉर्म में, स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाती है। ठीक है, और फिर वो लीवर तक धीरे धीरे पहुंच जाती है ब्लड के थ्रू। पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई होगा लीवर सेल्स के अंदर एसेक्सुअली, सेक्सुअली नहीं एसेक्सुअली, जो कि बस्टिंग द सेल, जो कि सेल को बस्ट यानी तोड़ दे, मतलब पूरा इसको फाड़ देगा, मतलब फट जाएगा बेसिकली, आप ये बोल सकते हो ब्लास्ट हो जाएगा और वो ब्लड में रिलीज हो जाएगा। फिर उसके बाद वहां पे मल्टीपल फ्यूजन होगा जिसको क्या बोलते हैं हम स्कीजोगोनी टर्म से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप इसकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल देखना, जो मतलब ह्यूमन बॉडी में जो हुआ जिसको मैं प्री अरिथ्रोसाइटिक सेल बोल सकती हूं। देखो ये स्पोरोजोइट है, कोई भी क्या है, ये स्पोरोजोइट है। ये क्या है? लीवर सेल है। लीवर सेल में स्पोरोजोइट एंटर कर गया, ये यहाँ पे एंटर कर गया मान लो। उसके बाद ये साइज में बड़ा हुआ, ये क्या है? ये हमारा लीवर सेल है और ये साइज में क्या हो गया? बड़ा हो गया, ग्रो इन साइज बाय फीडिंग। उसके बाद इसका मल्टीपल फ्यूजन हुआ यानी कि ये अंदर ग्रो कर गया। ठीक है, ये अंदर क्या बन गए? मीरोजोइट्स बन गए। मल्टीपल फ्यूजन की वजह से ये क्या हो गया? मीरोजोइट्स, और ये लीवर सेल है। उसके बाद ये क्या होगा? बस्ट आउट हो जाएगा और जो ये मीरोजाइट थे ये ब्लड में जो है अपना निकल जाएंगे। ठीक है, कुछ अटैक करेंगे किसको? कुछ अटैक आरबीसी पे करेंगे और मोस्टली अटैक करेंगे लीवर सेल को, और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। और कुछ मीरोजोइट्स जो है अटैक करेंगे आरबीसी को। इसको क्या बोला जाता है? प्री अरिथ्रोसाइटिक सेल। इसको क्या बोलते हैं? प्री अरिथ्रोसाइटिक सेल बोला जाता है। ठीक है, तो प्री वाला हो गया। अब यहाँ पे देखो अरिथ्रोसाइटिक सेल में क्या होगा? जब एक आरबीसी को ये मैंने क्या बोला कि बहुत सारे तो लीवर सेल को अफेक्ट करते हैं और साइकिल चलती रहती है। कुछ जो आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं तो वो देखेंगे आरबीसी के ऊपर अटैक करने पर क्या होगा। ये क्या है? एक मीरोजोइट्स है। ये क्या है? मीरोजोइट है, यानी कि जो कि लीवर सेल से बस्ट आउट होकर निकला है, लीवर सेल से। ठीक है, ये क्या है? अंदर हीमोग्लोबिन होता है एक आरबीसी में, 4 हीमोग्लोबिन होते हैं, राइट। तो ये इसको अफेक्ट करेगा, अंदर चला गया। ये क्या हो गया? मीरोजोइट आरबीसी के अंदर एंटर कर गया। उसके बाद ये क्या होगा? ग्रो इन साइज में ग्रो करेगा। ये क्या है? आरबीसी है। बाहर वाली क्या है? हमारी आरबीसी। अंदर क्या है? हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स बन गए, हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स। उसके बाद अडल्ट स्टेज में मल्टीपल फ्यूजन के बाद, यानी कि जिसको बोल सकते हैं हम ट्रोफोजोइट, अडल्ट स्टेज में ट्रोफोजोइट बोला जाता है। मल्टीपल फ्यूजन के बाद क्या होगा? हीमोग्लोबिन मीरोजाइट्स जो है हीमोजोइन और मीरोजोइट्स बन जाएंगे अंदर। ठीक है, यानी कि ट्रोफोजोइट जो जिसको हम क्या बोल सकते हैं? अडल्ट स्टेज में। जैसे कि यहाँ पे देखो इस प्रकार के जो है कई सारे वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली ऐसे ये ट्रोफोजोइट भी है, हीमोजोइन भी और मीरोजोइट्स भी है। उसके बाद क्या होगा? ये भी बस्ट आउट हो जाएगी और जो मीरोजोइट है वो अटैक करेंगे नए आरबीसी को और साइकिल रिपीट होती रहेगी। एक आरबीसी को किया, उसके बाद फिर किसी दूसरे आरबीसी को पकड़ेंगे, फिर आरबीसी फिर बस्ट होगा वो किसी और आरबीसी को। ऐसे सारे आरबीसी और लीवर सेल जो है इसकी मलेरिया की चपेट में आते रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स की, जो टर्म मैंने यहाँ पे आपको बताई उसका क्या मतलब है, अभी मैं एक मिनट इसको इरेज करके लिख के बताती हूँ वो चीज आपको। 2-4 चीजें वो आपको याद रखनी है। हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स, ये क्या होता है? आयरन होता है हीमोग्लोबिन का ऑफ कॉर्पस्कल्स। जो भी अब ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको कॉर्पस्कल बोलते हैं, उनका आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ कॉर्पस्कल। ये क्या होता है? एक टॉक्सिक ग्रैन्यूल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? चिल एंड हाई फीवर होता रहता है हर तीसरे से चौथे दिन। मीरोजोइट्स की बात करूं तो इसमें क्या होता है? जो आरबीसी होती हैं वो डेवलप हो जाती है गैमेटोसाइट में, यानी कि सेक्सुअल स्टेज में, यानी कि 2 में वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट और एक मेल गैमेटोफाइट। अब अगर मैं बात करूं, अब ये तो थी ह्यूमन की लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें ह्यूमन के अंदर क्या उस पैथोजन की लाइफ साइकिल रही वो मैंने बता दिया प्लाज्मोडियम की। अब मैं बात करूं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम किसमें? एक फीमेल एनोफिल्स में। ठीक है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो में अगर मैं इसकी बात करूं तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है प्लाज्मोडियम की वो गैमेटोसाइट में होती है उनकी। ठीक है, गैमेटोसाइट की फॉर्म में होती है। टेक्स अप विद ब्लड मील, जो देखो कोई भी मॉस्किटो हो गई, ये जैसे मैं अभी बनाने की कोशिश करूंगी एक मॉस्किटो को।
एक मिनट, इसको आप मॉस्किटो अज्यूम कर लेना, इसको आप फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो अज्यूम कर सकते हो। ये जो है अपनी चोंच से जो है क्या कर रहा है, ब्लड को सक कर रहा है, तो उसके जरिए क्या है, ये इसको प्लाज्मोडियम को ब्लड मिल के थ्रू इनटेक कर लेता है उसका। उसके बाद फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट होती है वो मॉस्किटो के स्टमक या गट जिसको हम बोल सकते हैं वहां पे होती है, मॉस्किटो के स्टमक या फिर गट में होती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, डिप्लॉइड यानी कि 2 एम्प्लॉयडी वाला जाइगोट वहां पे बन जाता है, कहाँ पे, मॉस्किटो के स्टमक में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो जाइगोट है वो क्या हो जाएगा, एलोंगेट्स, जाइगोट लंबा, मतलब कि उसकी हाइट बढ़ जाएगी, जो जाइगोट एलोंगेट हो जाएगा, एलोंगेट्स, और वो क्या होता है, मोटाइल होता है, यानी कि जो मोबिलिटी शो कर सकता है, जो मूव कर सकता है ओवरऑल, जिसका नाम क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊकाइनिट। ये आपके एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं सारा चीज, ठीक है। ऊकाइनिट क्या होता है, मूव्स थ्रू वॉल, जो स्टमक की वॉल होती है वहां से मूव करता रहता है फीमेल के एनोफिल से, और जो चेंजेस टू ऊ साइड, उसके बाद वो ऊ साइड्स में चेंज हो जाता है स्टमक के सरफेस में। ऊकाइनिट जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊ साइड्स में, कहाँ पे, सरफेस, किसके सरफेस पे, स्टमक के सरफेस पे। इनसाइड यूट्रस के अंदर जो है स्पोरोजोइट्स वहां पे फिर बन जाते हैं, जो कि बॉडी कैविटी जो होती है मॉस्किटो यानी कि सैलिवरी ग्लैंड में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। स्पोरोजोइट क्या होता है, टॉक्सिक जो है वो पॉइजनस इन्फेक्शियस टॉक्सिन हम इसको बोल सकते हैं। तो इन्फेक्टिव स्टेज जो मैन में होती है, इन्फेक्टिव जो होता है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट्स, मॉस्किटो में गैमेटोफाइट बोलते हैं। मलेरिया के सिम्टम क्या क्या होते हैं ये समझो, हर 14 दिन के, मतलब आफ्टर 14, मतलब कि ये सिम्टम मलेरिया कब दिखने लगते हैं, जब एक फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो आपको काट ले, उसके 14 दिन बाद मलेरिया के सिम्टम दिखने लगते हैं। देखो इसमें क्या होगा, बेचैनी सी रहेगी शुरुआत में, भूख कम लगने लगेगी और नींद कम आएगी, ठीक है। मस्कुलर पेन होने लगेगा, हेडेक रहेगा, एक मतलब ऐसे ठंड सी लगेगी, ऐसे चिलनेस की एक आपको जो है वो महसूस होगा। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, टेम्परेचर एकदम से नॉर्मल हो जाएगा, एकदम से इतना तेज फीवर था एकदम से वह पसीना आकर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। टिल नेक्स्ट अटैक टेक्स प्लेस आफ्टर 48 आवर्स। और कब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक अगला अटैक जो है इसका मलेरिया का 48 आवर्स बाद कोई भी ह्यूमन बॉडी जो है उसको क्या करती है, एक्सपीरियंस करे, ठीक है। ये ओवरऑल किसका था मैंने बता दिया आपको, मलेरिया। देखो पैरासाइट में हमको 2 पढ़ने थे, एक मलेरिया मैंने जो आपको बता दिया है, और एक हमने कौन सा पढ़ा है अभी इसमें अपना मलेरिया, प्रोटोजोआन में सॉरी मलेरिया पढ़ लिया और अमीबियासिस पढ़ लिया। एनसीईआरटी की बुक में हमारे पास यही दे रखे हैं, लेकिन मैं एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया में बताया था 2 और इसके मैं एक्स्ट्रा बता दूंगी आपको। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जिसके हमको सिर्फ थोड़े से सिम्टम और पैथोजन पता होना चाहिए। कालाजार डिसीज एनसीईआरटी में नहीं है, स्टिल मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट अफ्रीकन स्लीपिंग जो है सिकनेस की अगर मैं बात करूं तो ये किस वजह से होती है, जो पैथोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ, ठीक है। डायजेनेटिक होता है, जिसमें मैंने बताया था कि 2 होस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद क्या होता है इसमें, मतलब कि आप ये मतलब अगर इसके मैं सिम्टम्स बताऊं तो अनकॉन्शियस सा इंसान रहता है, मतलब कि उसको ध्यान नहीं रहता कुछ भी, अनकॉन्शियस वो रहेगा, नींद आती रहेगी हर टाइम, ठीक है। कैरियर इसका कौन होता है, सी फ्लाई जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे टी साइलेंट होता है, सी फ्लाई, ठीक है, इसी कैरियर। उसके बाद कालाजार की बात करूं तो लिशमैनिया डोनोवानी प्रोटोसोमा जो है इसका पैथोजन होता है, डायजेनेटिक होता है। सैंड फ्लाई उसका कैरियर होता है, ठीक है, सैंड फ्लाई। इतनी इंफॉर्मेशन इसके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये नहीं दे रखा है, मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, हेलमाइंथीज में, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास इसमें क्या है, एस्केरियसिस, ठीक है। ये जो है एस्केरिस राउंडवॉर्म जो होता है वो इसका पैथोजन होता है। ये एंडोपैरासाइट होता है, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पे मतलब ये सर्वाइव करता है। मोर कॉमन चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है कौन, राउंडवॉर्म। उसके बाद देखो ये कैसे, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, जो एग्स होते हैं पैरासाइट के वो एक्सक्रीटा जो होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, उसके अलोंग एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जो कि सोयल वाटर या प्लांट्स के साथ कंटेमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद अगर कोई हेल्दी पर्सन मतलब कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल या फ्रूट को एक्वायर कर लेता है तो उनको क्या हो जाता है, एस्केरियसिस, ठीक है। इसके सिम्टम क्या क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन रहता है, फीवर आता है, एनीमिया खून की कमी होने लगती है, इंटेस्टिनल पैसेज की ब्लॉकेज हो जाती है,
इन्फेक्टिव स्टेजेस में कौन सी होती है, एम्ब्रोनेटेड एग्स जो कि सेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, फाइलेरियसिस की। फाइलेरियसिस जिसका दूसरा नाम होता है एलिफेंटियसिस। ठीक है, क्या नाम होता है इसका दूसरा, एलिफेंटियसिस। ये जो है व्यूचेरिया फाइलेरियल वर्म जो होता है, ठीक है, उसकी वजह से ये मतलब बेसिकली उसका कोजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, व्यूचेरिया या फाइलेरियल वर्म हम इसको बोल सकते हैं। व्यूचेरिया बेनक्रोफ्टी एंड व्यूचेरिया मलाई, ये दो भी मतलब जो है इसके अल्टरनेटिव पैथोजेंस होते हैं। डायजेनेटिक होता है पैथोजन कौन सा होता है, जो फीमेल क्यूटेक्स फीमेल होती है, फीमेल क्यूटेक्स मॉस्किटो जो है इसकी वेक्टर होता है। अब इसके सिम्टम देखो, स्लोली ये डेवलप होता है एज अ क्रोनिक इन्फेक्शन, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वहां पे उसमें मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन जो इन्फ्लेमेशन, सॉरी इन्फेक्शन कह रही हूँ, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन वगैरह होती है जहां पे वो कई सालों तक रह सकते हैं। वो लिम्फेटिक वेसल्स जितने भी होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है, जैसे लिम्फ नोड्स वगैरह हो गए। उसके बाद लेग्स में जो स्क्रोटम होता है, यानी कि जो मेल्स में स्क्रोटम होते हैं टेस्टिस के ऊपर, वहां पे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रोज डिफॉर्मिटीज। आपकी एनसीईआरटी के बुक में एक फोटो दे रखी है, ठीक है, एक फिगर दिखा रखी है इससे रिलेटेड एलिफेंटियसिस से, जिसमें कि जो जेनाइटल ऑर्गन है एक मेल का यानी स्क्रोटम का, वो बहुत ज्यादा साइज में क्या है, वो मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेट हो चुका है। उसके बाद मैं बात करती हूँ नेक्स्ट रिंग वर्म की। रिंग वर्म क्या होता है, देखो इसका जो जेनेरा होता है वो कौन सा होता है, ट्राइकोफाइटन, या फिर बोल सकते हो एपिडर्मोफाइटन, या फिर तीसरा हमारे पास होता है माइक्रोस्पोर। मैं लिख नहीं रही हूँ, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। ये सोयल से, टॉवल से, क्लोथ या इवन जो कोम्ब होते हैं किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल उससे एक्वायर हो सकते हैं। स्किन, नेल्स और स्कैल्प, वहां पे जो है रिंग वर्म आपको जो है मिल सकता है। उसके बाद जो ड्राई स्केली लीजन्स होते हैं, मतलब कि रिंग वर्म की कंडीशन में इंटेंस ईचिंग होती है। हीट और मॉइस्चर जो है इस फंगाई को ग्रो करने में और मदद करता है। जैसे कि आप कभी एथलीट्स के फूट, एथलीट्स में एक डिसीज हो जाती है जिसका नाम ही एथलीट्स फूट डिसीज रखा गया है। देखो वो मतलब काफी टाइम तक जूते पहने रखते हैं, जूते और जुराब वगैरह, तो जिसकी वजह से वहां पे हीट और मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे फंगाई ग्रो करने लगती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं, देखो यहाँ पे मैंने आपको सारी डिसीज वगैरह सब कुछ यहाँ पे ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे एक टॉपिक जो है मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करा दिया है। अब यहीं पे मैं आपको साथ के साथ इम्यूनिटी के बारे में बता देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे इम्यूनिटी में करा के फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चन सोल्व करने। उसके बाद कहीं पे जब भी जिस भी क्वेश्चन में हमारे पास कैंसर या एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वहां पे हम एड्स और कैंसर को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, इम्यूनिटी जो है क्या होती है, ओवरऑल एबिलिटी होती है होस्ट की कि वो इन्फेक्शंस या किसी भी डिसीज के अगेंस्ट फाइट कर सके। ठीक है, तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है इन्नेट, एक होती है एक्वायर्ड। ठीक है, दो होती है। इन्नेट क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ये जो बर्थ का टाइम होता है ना उस दौरान से ये इन्नेट इम्यूनिटी होती है, कोई मेमोरी सेल नहीं होती। इसकी 4 टाइप के बैरियर होते हैं। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक होता है फिजिकल बैरियर जिसको एनाटॉमिकल भी बोल सकते हैं, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा होता है सेलुलर, और चौथा होता है हमारे पास साइटोकाइन। आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। फिजिकल बैरियर की बात करूं तो कौन से होते हैं इसमें, जैसे कि स्किन हो गया या जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। स्किन की अगर मैं बात करूं तो ये किसको प्रिवेंट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट कौन करता है, स्किन करती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन, ठीक है, यानी कि डेड आउटर मोस्ट लेयर कौन सी, डेड होती है स्किन की, जिसका नाम होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देती, ना एंट्री अलाउ करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन की, हाँ बेसिकली स्किन के बारे में एक दो बात और समझो। लार्जेस्ट ऑर्गन जो बॉडी का है वो स्किन होता है। ये इसका जो है एसिडिक पीएच होता है स्किन का, यानी 3 से 5 के बीच का पीएच लेवल होता है। ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करूं तो जो सीलिया और म्यूकोजल सेल होते हैं उनको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, ठीक है, वहां पे यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट, वहां पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये होता है फिजिकल में स्किन और क्या, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये हो गया स्क्रीन में। और फिजियोलॉजिकल में अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है, ये इनहिबिट कर देता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को। जब देखो एक तो देखो स्किन का क्या काम है कि वो एंट्री अलाउ ही नहीं करता,
ठीक है। लेकिन जो ये होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है कि मान लो कि कोई भी माइक्रोब जो है एंटर कर गया बॉडी में, तो उनकी जो ग्रोथ है उसको ये इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें कौन सा, देखो जैसे फीवर आता है आपको, जब फीवर आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई बहुत बुरी चीज है। फीवर आने का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी होता है कि आपकी बॉडी में किसी माइक्रोब ने एंट्री कर लिया, अब आपकी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट काम कर रही है, उसको वो फीवर सिर्फ ये दर्शाने के लिए होगा, हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ताकि वो माइक्रोब्स को मार सके। ठीक है, तो उस कंडीशन में फीवर, जो एसिड होता है स्टमक में, स्टमक और वजाइना जो होती है फीमेल की, वहां पे क्या होता है, एक एसिड होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, कोई भी माइक्रोब अगर एंटर करे उसको वहीं पे किल कर देता है। बॉडी सिक्रेशन जैसे कि सलाइवा हो गया, जैसे कि जो हमारी लार होती है, उसके बाद टीयर्स जो आंसू होते हैं, स्वेट पसीना होता है, ये सब किस में आते हैं, लाइजोजाइम एंजाइम इनको हम बोलते हैं, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। सेलुलर की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल आपको पता है, जो हमने पीछे अभी ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर किया है, उसमें ल्यूकोसाइट यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जो है एक, ये क्या है, वो व्हाइट ब्लड सेल दो में स्प्लिट होती है, ग्रैन्युलोसाइट और एक ग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट का एक टाइप है न्यूट्रोफिल, ठीक है, बहुत सारे इसके न्यूक्लियस होते हैं, ये मोस्ट एक्टिव और मोटाइल होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं पीएमएनएल की, यानी पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये भी किसी का पार्ट है। मोनोसाइट की बात करूं, मैक्रोफेजिस, नेचुरल किलर एनके सेल्स कौन से होते हैं, ये नॉन फेगोसाइटिक होते हैं। बाकी जो मैंने 3 बताए हैं ऊपर, वो फेगोसाइटिक सेल होते हैं, जो कि एनगल्फ कर लेते हैं, कोई भी माइक्रोब अगर बॉडी में आ रही है तो उनको एनगल्फ कर लेंगे, उनको मूव नहीं करने देंगे आगे, ठीक है। तो आगे जो है ये इम्यूनिटी के बारे में आपको बता दिया। हाँ, तो हाँ, फोर्थ हमारे पास ये फिजियोलॉजिकल हो गया, सेलुलर हो गया। नेक्स्ट है साइटोकाइन। साइटोकाइन बैरियर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, केमिकल मैसेंजर जो होता है इम्यून सेल का, उसको साइटोकाइन बोलते हैं। लो मोलिकुलर वेट का प्रोटीन होता है, ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, मतलब कि इंटरफेरेंस। इसमें साइटोकाइन में आपको ये याद रखना है क्या, इंटरफेरेंस, ये याद रख लेना आप। वायरस इन्फेक्टेड सेल को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको फर्दर वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। ये वायरस को मारेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नॉट स्पेसिफिक टू वायरस होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन टर्म यहां पे मैं आपको बता रही हूं साथ के साथ, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, देखो जो लोकल रिस्पॉन्स होता है किसी भी लिविंग मैमेलियन टिश्यू का, किसी भी इंजरी या इन्फेक्शन के खिलाफ, मतलब ड्यू टू एनी एजेंट, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। जो बॉडी का डिफेंस रिएक्शन होता है, यानी कि जो लिमिट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, उसकी वजह से रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, ये सब क्या है, इन्फ्लेमेशन के टाइप होते हैं। इन्फ्लेमेशन के सिम्टम बोल सकते हो। 2 टाइप की इन्फ्लेमेशन होते हैं बेसिकली। एक इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जो पेनफुल हो, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। एक ओइडिमा, एडिमा टर्म होती है, ये क्या होती है, पेनलेस। प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण, प्रोटीन कौन सा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ठीक है। फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये 3 हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो एल्ब्यूमिन की कमी के कारण ओइडिमा हो जाता है, इनकी पेलनेस, स्वेलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बात कर ली हमने किसकी, इननेट इम्यूनिटी की। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। acquired immunity, देखो ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ ही ये क्या करता है, अपनी एक्टिविटी या एक्शन करता है। मेमोरी सेल्स होते हैं। मेमोरी सेल से क्या मतलब है वो मैं बताऊंगी आपको। अक्वायर्ड मतलब बर्थ के बाद ये इम्यूनिटी अक्वायर्ड होती है, ठीक है। मतलब कि बेसिकली अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो अपने खुद के सेल्स और नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सके, उसको बोलते हैं हम क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स की बात करूं अब, जैसे मैंने आपको मेमोरी वाला एक मेमोरी सेल्स एक वर्ड यूज किया है, तो अब मैं उसके बारे में कुछ समझाने वाली हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, मेरी वर्बली सुन लो, ठीक है। वर्बली मैं आपको बोल के बता रही हूँ, देखो कुछ लिख भी दूंगी साथ के साथ। पैथोजन जो है जब फर्स्ट टाइम ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी जो है काफी लंबा टाइम लेती है उसको रिकॉग्नाइज करने में और उसको रिस्पोंड करने में। उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून
रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली जैसे कि एग्जांपल आप किसी भी काम का ले सकते हो खुद से, एक ऐसा काम जो कभी आपने पहले किया ही नहीं है, तो उसको सीखने में और समझने में उसके और उसको जो है क्या करने में, अक्वायर करने में आपको टाइम लगता है। ऐसा ही हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ होता है। कोई भी पैथोजन जब वेरी फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी को एक लंबा टाइम लगता है उसको रिकॉग्नाइज करने में और उसको उसके अगेंस्ट रिस्पोंड करने में, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद स्लो एंड ऑफ लो इंटेंसिटी बट मेमोरी ऑफ दिस एनकाउंटर रिमेन इन। अब इसके बाद देखो एंटर कर गया, अब उसने बॉडी ने लंबा टाइम जरूर लिया लेकिन उसको पहचान कर उसके खिलाफ रिस्पोंड कर दिया। उसके बाद क्या होगा, एक स्लो और लो इंटेंसिटी की सही लेकिन एक मेमोरी जो है वहां पे इम्यून सिस्टम में उस पैथोजन के खिलाफ रह जाती है, एक मेमोरी बन जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब आप वो कोई लिविंग सिस्टम, मतलब आप थोड़ा सा रिलेट करके चलना, ये याद रखने के लिए मैं सारी बातें आपको इस तरीके से बता रही हूँ और याद रखना ही जरूरी है बेसिकली। उसके बाद अब ये था जब फर्स्ट टाइम पैथोजन ने एनकाउंटर किया। अब सेकेंड टाइम की बात करेंगे, जब सेकेंड टाइम पैथोजन जो है एंटर करेगा बॉडी में, तो वही सेम पैथोजन, तो बॉडी ने भाई पहले उसको लंबा टाइम ले लिया था रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो पहले आ चुका है तो उसके खिलाफ एक छोटी लो इंटेंसिटी की मेमोरी बन चुकी है। सेकेंड टाइम में जो है ये बॉडी रैपिडली उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेगी और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड भी कर देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसका नाम क्या होता है, अनामनेस्टिक, जिसको हम किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, अनामनेस्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ये रैपिड होता है और ज्यादा इंटेंस होता है, रैपिड एंड मोर इंटेंस। किसकी वजह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, किसकी मूवमेंट के कारण, मेमोरी सेल्स उसको क्या करती हैं, एकदम से रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, हाँ भाई कि ये तो वही वाला पैथोजन जो पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, मेमोरी सेल्स वाला कंसेप्ट ये था। देखो जो बोथ इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो लिम्फोसाइट के द्वारा कैरिड होते हैं। लिम्फोसाइट दो होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट, आपको पता होगा। ठीक है, अब अगर मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूं, ये फर्दर दो में डिवाइडेड होती है, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की मैं बात करूं तो ये क्या होती है, इसमें जो होस्ट होता है वो एंटीजन से एक्सपोज्ड होता है, यानी कि एंटीजन वो लिविंग और डेड कैसे भी हो सकते हैं। एक्टिव में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है होस्ट बॉडी में, ये स्लो और लॉन्ग लास्टिंग होती है, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता। ठीक है, और ये इम्यूनिटी कब डेवलप होती है, एक नेचुरल इन्फेक्शन के बाद या वैक्सीनेशन के बाद। अब जैसे कोविड का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोरोना के दौरान क्या हुआ था, आपको भले कोविड ना हो पहले इंजेक्शन वो वैक्सीनेशन लग रहे थे उसके, तो ऐसे ही मतलब जब आपको उसका वैक्सीनेशन लग चुका है, अब डेड या लिविंग माइक्रोब वो कुछ भी हो सकता है, तो उसके खिलाफ आपकी बॉडी ने अब एंटीबॉडीज बना ली हैं। अब जैसे ही आपको कोरोना होगा, अगर कोरोना हो जाता है तो वो एंटीबॉडीज जो है उसके खिलाफ एकदम से अपना एक्शन चालू कर देती हैं। इसी को बोलते हैं एक्टिव जो है इम्यूनिटी, जिसके मतलब जिसमें हमारे वैक्सीनेशन वाला आता है कंसेप्ट। ये भी फर्दर दो में डिवाइडेड होती है, एक नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है, जो कि कब एक्वायर हो, जब एंटीजेंस जो है बॉडी के अंदर एंटर कर जाए एक नेचुरल इन्फेक्शन के दौरान। तो जो पर्सन है जिसको उस मतलब कि जैसे हु हैज रिकवर्ड, जिसने अब जैसे स्मॉल पॉक्स का अटैक है, मान लो स्मॉल पॉक्स के अटैक को रिकवर कर लिया है, वो अब उस डिसीज के लिए इम्यूनाइज्ड हो जाएगा फॉर लाइफ टाइम। क्या बोलते हैं, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह हो गए, ये बोलते हैं कि अगर जिसको एक बार लाइफ में हो जाए दूसरी बार नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अगेंस्ट अब जो है उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, लाइफ टाइम के लिए इम्यूनाइज्ड हो गई अब उसकी बॉडी। ठीक है, वो मेमोरी सेल्स के कारण आप ऐसा बोल सकते हो। दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, ये वैक्सीनेशन के बाद डेवलप होती है, यानी कि जब आप, जैसे मैंने अभी आपको कोविड वाला एक एग्जाम्पल बताया, जैसे कोविड के वैक्सीनेशन लग रहे थे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आप समझे होंगे। तो और बाय इंजेक्टिंग माइक्रोब्स, या फिर डेलिबरेटली यानी मर्जी से जब कोई भी जो है माइक्रोब को इंजेक्ट किया जाए इम्यूनाइजेशन के दौरान, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन होती है। पोलियो की वैक्सीन भी तो पहले लगती है, छोटे छोटे बच्चों को पहले ही पोलियो की वैक्सीन लगा दी जाती है ताकि आगे जो है उनके वो इम्यूनाइज्ड हो जाए इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैसिव। ये एक्टिव था। एक्टिव इम्यूनिटी मैंने बता दिया जो दो टाइप का होता है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, वैक्सीनेशन और एक्टिव मतलब पूरा मैंने आपको बता दिया, याद रखोगे, एनसीईआरटी से रीडिंग भी ले लेना। पैसिव में बात करूं, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली जो है बॉडी को दी जाए
किसी भी फॉरेन एजेंट के खिलाफ, यानी कि ये फास्ट और इमीडिएट होती है। जैसे कि ये भी दो टाइप की होती है, एक होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की मैं बात करूं तो ये येलोइश फ्लूइड होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉम जिसको हम बोलते हैं। अब कोलेस्ट्रॉम कहाँ पे होता है, देखो जो बच्चा पैदा होता है, जो पहले 6 महीने तक यानी कि इनिशियल के दिनों में जो दूध, ठीक है, जो लैक्टेशन कराया जाता है बच्चों का एक मदर के द्वारा, जो वो मिल्क फीड करते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है जिसमें काफी सारी एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अबंडेंसी में एंटीबॉडीज होती है, कौन सी आईजीए टाइप की होती है, जो इन्फेंट यानी बच्चा जो होता है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। प्लेसेंटा के थ्रू कुछ एंटीबॉडीज जो है इन्फेंट में या फीटस में ट्रांसफर हो जाती है, जो आईजीजी टाइप की होती है, बेसिकली एंटीबॉडीज होती हैं। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात करूं तो ये क्या होती है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं जो डायरेक्टली इंजेक्ट करी जाती है। जैसे कभी भी सांप ने काट लिया तो सांप के काटने पर एक एंटी वेनम जो है इंजेक्शन उसको दिया जाता है। उसके बाद एंटी टेटनस सीरम, यानी कि कोई कुत्ता वगैरह काट गया, कोई आपको ऐसे कटवट लग गया कोई लोहे की चीज से, तो टेटनस का इंजेक्शन, वो एंटी टेटनस सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है मैंने आपको काफी अच्छे से बता दी है। मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको ये चीज समझ आई होगी। तो अब एक बार अपने क्वेश्चंस वगैरह सोल्व कर लेंगे। अब जिस हिसाब से वहां पे हमें क्वेश्चन मिलेंगे उसके हिसाब से हम चीजों को दोबारा समझ लेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे नहीं लगता मैंने इतनी देर आपको जो है ये कंसेप्ट, ये मतलब पूरा कंसेप्ट में ही लगा दिया मैंने चैप्टर समझाने में, कि अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देने की जरूरत है। आप खुद कैपेबल हो कि अब इसको सोल्व कर पाओ। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो कौन सा होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। देखो टाइफाइड का कौन सा था, सैल्मोनिया टाइफाइड मैंने बता दिया। न्यूमोनिया का कौन सा था, हीमोफाइलस, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइलरिसिस का कौन सा था, व्यूचीरिया। मलेरिया का कौन सा था, प्लाज्मोडियम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ए। ठीक है, अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इन्फेक्शन स्टेज जो होती है प्लाज्मोडियम की, जो एंटर करती है ह्यूमन बॉडी में, वो कौन सी होती है, कौन सी थी इन्फेक्शन स्टेज, मैंने क्या बताया था, स्पोरोजोइट्स, राइट। बताने की जरूरत नहीं है, पूरी लाइफ साइकिल कर चुके हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। ये बताना टाइफाइड फीवर का पैथोजन बताना, कंफर्मेटरी टेस्ट बताना है। तो देखो ये तो पहले ही बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि कंफर्मेटरी टेस्ट इसका कौन सा था, वाइडल टेस्ट, मैंने आपको बताया था। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, तो वही न्यूमोनिया के लिए था। टाइफाइड के लिए कौन सा था, सैल्मोनेला टाइफाइड। तो करेक्ट ऑप्शन इज द C1। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफाई। अरे ये क्या है, ये वाइडल वाला आएगा, डी। ठीक है, ये वाला नहीं था, ये तो हम पहले इनको एलिमिनेट कर चुके हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। इन विच डिसीज, कौन सी डिसीज में जो मॉस्क्यूटो है वो ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिटेड पैथोजन कोज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन बताओ कौन से में था, कौन से, ये मैंने बताया था कौन सा, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इन्फ्लेमेशन है कि बहुत ही ज्यादा उनका ऑर्गन जो है बढ़ जाता है, विशाल साइज हो जाता है, विशाल का है। तो एलिफेंट का जो कद होता है, जो उसका शरीर होता है, कैसा होता है, काफी विशाल होता है, काफी बड़ा होता है। तो आप इससे इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलरिसिस की मैं बात करूं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एलिफेंटियासिस, मैं बता चुके हैं। एक ह्यूमन डिसीज होती है जो पैरासाइटिक वर्म्स, जिनका नाम फाइलेरियल वर्म होता है, उसके द्वारा होती है। ये रांड वर्म, विचेरिया, बेनक्रोफ्टी, एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक्स मॉस्किटो के द्वारा क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, बाकी ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ, अब मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये रिंग जो राउंड वर्म है, ये क्यूलिक्स वर्म के द्वारा, सॉरी मॉस्किटो के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली, इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। देखो ये एड्स भी है, सेक्सुअली ट्राइकोमोनियसिस भी है, सिफिलिस भी है। ये सिर्फ और सिर्फ एनसीफिलेटिस, ये नहीं एनसीफिलेटिस, ये वाली जो है ये कोई एसटीडी नहीं होती, बाकी तीनों होती है। हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में करके आए हैं। एनसीफिलेटिस की बात करूँ, ये एक डिसीज होती है जिसमें ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दिमाग की। ये कभी भी सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती। मोस्ट कॉमनली इट इज कॉल्ड, एक वायरस के द्वारा होती है मोस्ट कॉमनली ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। जो एक्टिव फॉर्म होती है एंटी अमीबा हिस्टोलिका फीड्स अपॉन, किसके ऊपर फीड करती हैं वो बताना। करेक्ट ऑप्शन, ये कोई फूड इन इंटेस्टाइन, एरिथ्रोसाइट म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये डी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट। एंटी अमीबा हिस्टोलिका की बात करूं, ये कोलोन में पाई जाती है। इट फीड्स ऑन, ये म्यूकोसा और जो सब म्यूकोसा होते हैं, एज वेल एज जो फेगोसाइटोज आरबीसी होते हैं, उनके ऊपर फीड करती हैं। जो इसका कैजुअल एजेंट होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिका का, वो डिस्कवर रशिया में डिस्कवर हुआ था 1873 में। किनके द्वारा, फ्राइडरिच लोस्ट के द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा एक साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है मैच ईच डिसीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के साथ मैच करना, वैक्सीन भी मैंने आपको समझाया था। तो देखो ट्यूबरक्लोसिस हार्मलेस बैक्टीरिया,
उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, वूपिंग कफ की, तो ये क्या है, किल्ड बैक्टीरिया। डायप्थीरिया की अगर बात करी जाए तो क्या आएगा, इनएक्टिव टॉक्सिन, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। पोलियो की अगर बात करी जाए तो हार्मलेस वायरस। ठीक है, टाइप ऑफ वैक्सीन इसकी देखो, ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन की मैं अगर बात करूं यानी बीसीजी हम इसको बोलते हैं, ये एक इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया होती है। वूपिंग कफ में, कफ की वैक्सीन में बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कील्ड पैथोजन होते हैं। बोर्डटेला पर्ट्यूसिस, ये इसका नाम होता है पैथोजेंस का, जो कि क्या करते हैं, वूपिंग कफ का एक रीजन होते हैं। ठीक है, डीपीटी की बात करूं यानी कि डायप्थीरिया टोक्सोइड की बात करूं, इसमें ये डायप्थीरिया टोक्सोइड प्रेजेंट होते हैं। सेबिन पोलियो वैक्सीन जो है कंटेन करती है बहुत सारे इनएक्टिवेटेड वायरसेस। यही इस क्वेश्चन से आप इसको याद कर लेना, इनको जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज शो वाइविपेरिटी, कौन सा इनमें से एंडोपैरासाइट जो है वो वाइविपेरिटी शो करता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास है ट्राइकेनिला स्पाइरलिसिस, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ट्राइकाइनिला स्पाइरलिसिस जो होता है एक एंडोपैरासाइट होता है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये स्मॉलेस्ट निमेटोड होता है जो लार्वा प्रोड्यूस करता है काफी लार्ज नंबर में। ये जो लार्वा बोर होते हैं द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये क्या करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन होते हैं वहां पे एंटर करते हैं, ब्लड में एंटर कर जाते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में, और वहां पे उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ट्राइकाइनोलोसिस की बात करूं, ये किसके द्वारा कोज होता है, कंज्यूमिंग, जब अंडर कुक्ड या फिर रो मीट यानी यूजुअली पोर्क जिसको हम बोलते हैं उसकी कंजम्पशन के कारण ये हो जाता है। ट्राइकाइना स्पाइरलिसिस स्पीसीज जो है कॉमन कोज है ह्यूमन डिसीज का बाय ईटिंग रो और अंडर कुक्ड पोर्क, तो ये याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन के द्वारा कौन सा इनमें से होती है, आपको पता होना चाहिए कौन सी है इसमें से, बेबीसियोसिस, बेबसियोसिस। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो जो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इस प्रकार के एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं है डिसीज का, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे ऐसे आप इनको याद रखने, थोड़ा सा याद रखते चलना। बेबसियोसिस जो है ये क्या होती है, मलेरिया लाइक रेयर इन्फेक्शन, मतलब मलेरिया के जैसा एक रेयर इन्फेक्शन होता है। ये किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआन बेबसिया के द्वारा। इस डिसीज में जो ग्लोबिन्यूरिक फीवर होता है, मतलब कि हीमोग्लोबिनूरिक फीवर इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट, रोंग स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। WM स्टानली शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टल, बिल्कुल ठीक है। टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम वाज कॉइन्ड बाय, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में है, एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखनी है आपको। MW साइंटिस्ट के नाम है, याद रखोगे। मोज़ेक डिसीज जो टोबैको और एड्स में ह्यूमन बीइंग आर कोज्ड बाय वायरस, ये क्या है हमारे पास, ये भी ठीक है, ये दोनों ही वायरस के द्वारा होती हैं। वायरस वर डिस्कवर्ड बाय DJ इवानोव्स्की, ये गलत है, वायरस इनके द्वारा डिस्कवर नहीं होते। T.O. डाइनर ने डिस्कवर किया था वायरस को, जो कि वायरस से भी स्मॉलर होते हैं। T.O. डाइनर, ठीक है, डिस्कवर्ड द टर्म वायरोइड्स, जो कि किससे, मतलब कि इवन वायरस से भी छोटे होते हैं, वायरसेस। नेक्स्ट है अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा को हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली पूछा गया अस्थमा क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, गलत है। एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल, बिल्कुल ठीक है, आपको पता होगा अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। अब मैं बता देती हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। मास्ट सेल या जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टोसाइट, टिपिकली एक व्हाइट ब्लड सेल होता है ये, जो कि स्पेशल काइंड ऑफ ग्रैनुलोसाइट होता है, यानी कि WBC दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्रैनुलोसाइट और एक होता है ए ग्रैनुलोसाइट। तो एक स्पेशल काइंड का ग्रैनुलोसाइट होता है जो कि पार्ट होता है इम्यून सिस्टम का, और ये हिस्टामाइन और हेपरिन से लदा हुआ होता है। बिसाइड्स दिस मास्ट सेल जो है सिक्रीट करते हैं किसको, प्रोस्टाग्लैंडिन यानी PGD2 को, ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो हमें नहीं करना, जो कि कैपेबल होते हैं इंड्यूसिंग ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन और म्यूकोसल एडिमा। तो दोनों ही फीचर जो है किसके होते हैं, अस्थमा के होते हैं ये। ठीक है, बेसिकली इतना याद रखो, इतना कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है कॉम्प्लिकेट बनाने की। इसको अस्थमा क्या है जानते हो, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। कहीं पे भी कोई भी अगर अस्थमिक होगा, ठीक है, अस्थमिक पेशेंट कोई भी होगा, तो कहीं पे भी अगर धूल मिट्टी हो रही है, कोई किसी और चीज से वो एलर्जी का, तो तुरंत ही छींकना, खांसना, सांस में दिक्कत होना उसको चालू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इन्फेक्शन जो है एस्केरिस का, यूजुअली अकर्स बाय, किसके द्वारा होता है, पैथोजन पूछा गया है। तो क्या होता है एस्केरिस का, हमने पढ़ा था ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग जिसको एक्स ऑफ एस्केरिस, आंसर मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था इसका। आइडेंटिफाई द साइट जहां पे ब्यूचीरिया ब्रोंक्रोफ्टी बैनक्रोफ्टी इज नॉर्मली फाउंड इन, जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में, तो लिम्फेटिक वेसल जो होते हैं लोअर लिम्स के, वहां पे। करेक्ट ऑप्शन 13th का ये है।
ठीक है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है ऑर्गेनिजम्स के जहां पे ये रहते हैं बहुत सालों तक, जिसको एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस भी हम बोलते हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मोटाइल जायगोट जो होता है प्लाज्मोडियम का आकर्षण, मोटाइल जायगोट प्लाज्मोडियम का कहाँ पे होता है, किस में होता है, तो गट जो होती है फीमेल एनोफिल्स की, करेक्ट ऑप्शन ये होगा। यहाँ पे मोटिलिटी करता करता गट से वो कहाँ पे पहुंच जाता है, उनके सलेवरी ग्लैंड में। सलेवरी ग्लैंड में जब वो पहुंच जाता है तो जैसे ही वो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो किसी भी इंडिविजुअल को काटती है तो वो वहां पे प्लाज्मोडियम का जो पैथोजन है उसको ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, वाइडल टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन व्हाट, टाइफाइड फीवर। कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम न्यूमोनिया इन, कॉमन कोल्ड में लंग्स अफेक्ट नहीं होती, न्यूमोनिया में लंग्स अफेक्ट होती है, तो करेक्ट ऑप्शन देख लो कौन सा होगा इसमें से हमारे पास। तो न्यूमोनिया इज कम्युनिकेबल डिसीज वेयर इज कॉमन कोल्ड, गलत है। न्यूट्रिशन न्यूमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव वेयर इज कॉमन कोल्ड, नो इफेक्टिव वैक्सीन, गलत है। न्यूमोनिया कोई वायरस से नहीं होता, ठीक है, हाँ वायरस से होता है, वाइल जो कॉमन कोल्ड बैक्टीरियम, गलत है। कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से होता है हीमोफिलस में। न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट करता है एल्वियोली को, जबकि कॉमन कोल्ड इफेक्ट करता है नोज और रेस्पिरेटरी, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट ऑप्शन डी, ये मैंने ऊपर क्वेश्चन पढ़ते ही आपको बता दिया था, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रीड करना है ये जो 4 स्टेटमेंट ए टू डी हमें दे रखे, हाँ मैंने अबव स्टेटमेंट आर रोंग। अब यहाँ पे आपको बतानी इनमें से कितनी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगी। ठीक है, तो देखो कोलेस्ट्रॉम रिकमेंडेड फॉर न्यू बोर्न बिकॉज इट इज, गलत है। एंटीजेंस में रीच होता है, मैंने आपको क्या बताया था, एंटीबॉडीज हम पढ़ भी रहे थे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको जब मैं इम्यूनिटी से रिलेटेड एक्टिव और पैसिव बता रही थी, वहां पे मैंने पैसिव में बताया था आपको एंटीबॉडी से रीच होता है। ये एक नेचुरल एंटीबॉडी, नेचुरल पैसिव एंटीबॉडी होती है, प्रोवाइड कौन करता है, कोलेस्ट्रॉम, तो ये गलत हो गया। चिकनगुनिया कोज होता है ग्राम नेगेटिव, ये भी गलत है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। टिश्यू कल्चर हैज प्रूव्ड यूजफुल इन, बिल्कुल ठीक है, ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट्स। बियर मैन्युफैक्चर होती है डिस्टिलेशन के द्वारा ऑफ फ्रेगमेंटेड ग्रेप, तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 2, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, कोलेस्ट्रॉम जो है पहला लैक्टियल सिक्रेशन होता है, यानी कि थिन येलोइश फ्लूइड होता है जो कि मेमरी ग्लैंड के द्वारा बनता है एक मदर के। ठीक है, मतलब मिल्क की प्रोडक्शन से पहले कोलेस्ट्रॉम ही बनता है इनिशियल स्टेज पे, बिल्कुल इनिशियल टाइप। और ये फीड कराना एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत जरूरी होता है, एंटीबॉडीज जो उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। ये रिकमेंड किया जाता है न्यू बोर्न के लिए क्योंकि ये रिच होता है आईजीए एंटीबॉडीज में और मिनरल्स में। ठीक है, चिकनगुनिया फीवर की बात करूं, ये एक वायरल डिसीज होता है जो ट्रांसमिट हो जाता है ह्यूमन में, किसके बाइट के द्वारा, एडीज मॉस्किटो जो होती है उसके बाइट के द्वारा। ठीक है, एडीज इजिप्टी पूरा नाम होता है इस मॉस्किटो का, उसके द्वारा होती है, तो ये ग्राम नेगेटिव वगैरह नहीं आएगा इसमें। ये एक वायरल फीवर होता है, बैक्टीरियम का जिक्र नहीं है, वैसे भी बैक्टीरियम नेगेटिव तो है नहीं है, बैक्टीरियम का जिक्र ही नहीं है इसमें, ये वायरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजाइट ऑफ द मलेरिया, तो कहाँ पे आपको जो है स्पोरोजाइट जो है मलेरियल पैरासाइट के मिलते हैं, कहाँ इसका प्लेस होता है, तो जो सलाइवा होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। तो हम इसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ के आए हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ पैरासाइट, एक पैरासाइट ट्रू सेंस में किसको कौन से को कैटेगराइज किया गया है, फीमेल एनोफिल्स बाइट एंड सक्स ब्लड फ्रॉम, ये कोई जो है पैरासाइट नहीं हुआ ट्रू सेंस में। ह्यूमन फीटस डेवलपिंग इनसाइड द यूट्रस, ये भी नहीं है। हेड लाउस लिविंग ऑन ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लिंग, बिल्कुल ठीक है, ये पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है कि दूसरे होस्ट के ऊपर रहकर उसका ही नुकसान कर रहा है। ठीक है, पैरासाइटिक, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन दिया गया कुकू कोयल लेजने। ये तो ब्रूड पैरासिटिज्म का एक एग्जांपल होता है, ब्रूड पैरासिटिज्म जो कि हम जो इकोसिस्टम वाली इकोलॉजी यूनिट होती है क्लास 12 बायोलॉजी की लास्ट यूनिट वहां पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पैथोजन है माइक्रोस्पोरम, जो कि फंगाई होती है, वो याद हो तो आपको, रिस्पॉन्सिबल होता है रिंगवर्म डिसीज के लिए इन ह्यूमन बींग्स टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ बिलोंग्स, कौन से सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म से ये बिलोंग करती है, एज दैट ऑफ, 4 ऑप्शन यहाँ पे हमें दे रखी हैं, तो बताना है। टीनिया एक टेपवर्म नहीं, विचेरिया फाइलेरिनवर्म नहीं, राइजोपस ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये भी क्या है, फंगस है, फंगस से तो अपना वो करेगी ना, ये उससे एसोसिएटेड होगी, एस्केरिस से भी नहीं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास माइक्रोस्पोरम एक मेंबर होती है ड्यूट्रोमाइसीट्स ऑफ फंगाई का, ड्यूट्रोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स ये 2 पढ़ते हैं हम फंगाई में, उसमें प्लांट किंगडम चैप्टर में। और राइजोपस जो है एक फंगाई होती है, ये मेंबर जैगोमाइसीट्स का, तो बेसिकली दोनों फंगाई, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ डिसीज विद इट्स कॉजेटिव ऑर्गन, मतलब कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन करेक्ट मैच है कॉजेटिव ऑर्गन और मोड ऑफ इन्फेक्शन का, करेक्ट मैच बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफाइड विद इंस्पायर्ड एयर, गलत है। न्यूमोनिया स्ट्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन ड्रॉपलेट, बिल्कुल ठीक है। एलिफेंटियासिस इन्फेक्टेड वाटर, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बाइट ऑफ मेल नहीं फीमेल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका बी होगा बिल्कुल।
बताने की जरूरत नहीं है, सारा कर चुके हैं। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज वो एंटीबायोटिक्स से क्योर नहीं हो सकता जुकाम। क्यों? क्योंकि बिकॉज क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि ये एक वायरस के द्वारा कोज होता है। कॉमन कोल्ड इज ड्यू टू राइनो वायरस। रिसेंट स्टडीज ने क्या पाया कि एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स जो है कभी भी वायरस को किल नहीं कर सकती। क्या बोला मैंने? कोई भी एंटीबायोटिक जो होगी वो वायरस को किल करने में सक्षम नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, क्या मुझे बताने की जरूरत है? रिंगवर्म इन ह्यूमन इज कोज्ड बाय, रिंगवर्म जो होता है ह्यूमन में वो किसके द्वारा होता है? तो क्या फंगाई, बताने की जरूरत भी नहीं है। मैच द डिसीज इन कॉलम 1 विद एप्रोप्रिएट आइटम्स या पैथोजन प्रिवेंशन ट्रीटमेंट इन कॉलम 2। तो मैच और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें इसका बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो अमीबाइसिस का क्या आएगा? यूज ऑफ स्टेरिलाइज्ड फूड एंड वाटर इस कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं डायप्थीरिया की तो डीपीसीटी वैक्सीन, अभी मैंने आपको डीपीसीटी वैक्सीन के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद कोलेरा की बात करी जाए तो इसमें क्या यूज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। सिफिलिस की बात करूं तो ये क्या होता है? ट्रिपेनोमा पेरिडम, इसकी वजह से ये कोस होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे क्या है? फोर्थ और फर्स्ट, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा? डी आएगा। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, रिजल्ट फ्रॉम ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसकी वजह से होता है ये बताना है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है मिथ हीमोग्लोबिन। मिथ हीमोग्लोबिन जो है इसका एक मतलब इसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। थोड़ा सा ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में भी सुन लो। इन्फेंट मिथ हीमोग्लोबिन ग्लोबिनीमिया इज ऑल्सो कोल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसका दूसरा नाम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये कंडीशन होती है जहां पे बेबी की स्किन जो है वो ब्लू कलर की होने लगती है। ये कब होता है? जब देयर इज नॉट इनफ, जब ब्लड में इनफ ऑक्सीजन नहीं होता, उस कंडीशन में जो है ये मिथ हीमोग्लोबिनीमिया होता है। कंडीशन होती है जिसमें कि बेबीज जो है वो कंजाइंटल यानी कि जेनेटिक या फिर सम डेवलप अर्ली इन लाइफ, मतलब कि ये कब हो सकता है? कंजेनिटल मतलब कंजेनिटल भी हो सकता है यानी कि जेनेटिकली भी हो सकता है, और ये एक्वायर कुछ टाइम के बाद, बर्थ के बाद भी एक्वायर्ड हो सकता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम का वो क्या होता है? वाटर कंटेमिनेटेड, जो वाटर नाइट्रेट से कंटेमिनेटेड होता है वो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। आफ्टर अ बेबी, जब एक बेबी जो है ड्रिंक कर लेता है फॉर्मूला मेड विद जो नाइट्रेट रिच वाटर है, तो बेबी कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स को किसमें? जो बॉडी है वो नाइट्रेट को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जो ये नाइट्राइट्स होते हैं ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करते हैं बॉडी में, जो मिथ हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, जो कि कैरी ऑक्सीजन को कैरी करने में हमेशा अनेबल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड नहीं है ये बताना है। तो देखो ये हमारे पास करेक्ट है, इसका कोर्स क्यूलिक्स पाइपिन बताया था, फाइलेरिस क्यूलिक्स इसकी वो होती है क्या बोलते हैं उसको, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कैरियर। एडीज येलो फीवर बिल्कुल ठीक है। एनोफिल्स गलत है। लिशमानिया ये डी वाला जो है गलत है हमारे पास इसका। लिशमानियासिस जो है इन ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई फ्लीबोटोमस, फ्लीबोटोमस की वजह से होती है। फ्लीबोटोमस आर्जेंटाइपिस। एनोफिल्स ट्रांसमिट करती है किसको? मलेरिया को। तो ये गलत है इसका। जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है वो क्या होंगे? करेक्ट कॉम्बिनेशन है। Which of the following condition though harmful in itself is also a potential savior from a mosquito-borne infectious disease? कौन सा, क्या पूछा गया? कौन सा इनमें से ऐसी कंडीशन है जो कि हार्मफुल है, खुद में ही हार्मफुल है, इज ऑल्सो अ पोटेंशियल, एक पोटेंशियल सेवियर है एक मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शियस डिसीज से, ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है अफेक्टेड पर्सन जो है ज्यादा रेजिस्टेंट होता है मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शियस डिसीज से, क्योंकि सिकल सेल जो इसमें सिकल सेल शेप्ड आरबीसी जो होते हैं वो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होसाइल होते हैं, यानी कि वो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। सिकल सेल एनीमिया जो है एक ब्लड डिसीज होती है जिसमें कि रेड ब्लड सेल जो है एक एबनॉर्मल शेप जो है उसकी पजेस करती है व्हेन ऑब्जर्व, जब माइक्रोस्कोप के अंडर उसको हम ऑब्जर्व करें। इट इज एन, ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और एट्रीब्यूट टू अ सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जीन एनकोडिंग द बेटा चेन ऑफ हीमो, जो बेटा चेन होती है आपको पता है अल्फा और बीटा दो चेन होती है, उसको यह अफेक्ट करता है। ठीक है, बाकी ये जो मोलिकुलर इनहेरिटेंस ऑफ बेसिस हमारे पास चैप्टर है क्लास 12 की बायोलॉजी में, वहां पे हम इसको अच्छे समझते, सिकल सेल एनीमिया वगैरह और जो थैलेसीमिया काइंड ऑफ, मतलब ये बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारे पास होती हैं, तो वहां पे उस चैप्टर में इसका जिक्र करते हैं। सेल्मोलिना जो है किससे रिलेटेड है, यहाँ पे आपको पैथोजन दे दिया, आप बताना किससे रिलेटेड है, तो क्या सोचने की जरूरत है? टाइफाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सा मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज है इसमें, ये बताना है।
टाइफाइड इसका हो गया। हाँ, तो कौन सा मोस्ट कॉमन है, तो मतलब मोस्ट इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी इसका ज्यादा इन्फेक्शियस डिसीज होती है। इनमें से HBV यानी हेपेटाइटिस जो होती है ये कोज करती है सीरम हेपेटाइटिस, यानी कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रांसमिटेड ब्लड के द्वारा या फिर ब्लड कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। करेक्टली मैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बतानी है, उसके पैथोजन के साथ कौन सा होगा, STDs। हालांकि इस क्वेश्चन का इस चैप्टर में कोई काम नहीं है क्योंकि हम ये जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ते हैं और वहां पे पढ़ के आ भी चुके हैं। खैर, सिफिलिस, ट्रिपिनोमा पैलिडम, यहाँ पे इसका एड्स बेसिक गलत है, ये ठीक है। सिफिलिस का ट्रिपिनोमा पैलिडम की वजह से सिफिलिस होता है। एड्स किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से। यूरिथ्राइटिस भी गलत है, गोनोरिया भी गलत है, ठीक है। तो देखो एड्स जो है वो HIV वायरस के द्वारा होते हैं। गोनोरिया निजीरिया गोनोरिक पैथोजन होता है, उसकी वजह से होता है। यूरिथ्राइटिस की बात करूँ, ये इन्फ्लेम्ड होता है यूरिथ्रा का बाय बैक्टीरिया, तो ये भी हमारे पास इसका इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे इम्यूनिटी की, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी बताना है, कौन सी होगी इसमें से। तो देखो, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, बिल्कुल ठीक है, पढ़ा था हमने। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स, नहीं क्विक नहीं होती। क्या एक्टिव इम्यूनिटी क्विक थी, स्लो थी, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फीटस रिसीव करता कुछ, बिल्कुल ठीक है। व्हेन एंटीबॉडी 20, बिल्कुल ठीक है, ये मैं पढ़ा चुकी। देखो मैं इस वजह से अभी स्पीड से क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि 1 घंटे के अप्रोक्स जो हमने टाइम चैप्टर को समझने में लगाया, पूरी हमने पैथोजन, डिसीज और इम्यूनिटी वगैरह को समझने में टाइम लगा चुके हैं हम, ठीक है। ह्यूमन हैव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज पैथोजेंस। ह्यूमन ने क्या है, एक्वायर किया इम्यून सिस्टम को, जो कि प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज पैथोजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। स्टिल मतलब जबकि जो इनेट इम्यूनिटी है वो स्टिल प्रेजेंट होती है बर्थ के टाइम पे, बिकॉज इट, क्योंकि प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, स्पेसिफिक एंड यूज द मैक्रोफेजेस, मेमोरी सेल्स नहीं, मेमोरी सेल्स हैज नेचुरल किलर सेल्स विच कैन, बिल्कुल ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो कि फेगोसाइटोज और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं माइक्रोब्स को। इनेट इम्यूनिटी जो होती है कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है और अकम्प्लिश्ड होती है बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट या फिर किसी भी और पैथोजन, जो कोई भी और पैथोजन जो होता है बॉडी में। थ्रू दिस इम्यूनिटी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो खुद को प्रोटेक्ट करती है फॉरेन मटेरियल से दैट इज परसीव्ड टू बी हार्मफुल, जो कि क्या हो सकता है, हार्मफुल साबित हो सकता है। नेचुरल किलर सेल जो होते हैं आर अ टाइप ऑफ, वो लिम्फोसाइट का एक टाइप होता है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटीन्स को, जिनका नाम क्या होता है, परफोरिन्स, ठीक है, जो क्रिएट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पोर्स ऑफ ट्यूमर सेल और वायरली इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं, थ्रू विच ECF एंटर्स एंड किल द सेल्स। पैसिव इम्यूनिटी की बात करूं, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक स्पेसिफिक और एक ब्रांच होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी की, यानी कि इनेट इम्यूनिटी कभी भी मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस नहीं करती, ना सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स वहां पे देखने को मिलता है। ऑब्वियसली अगर मेमोरी सेल से प्रोड्यूस नहीं हुई तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि मेमोरी सेल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कोलेस्ट्रोम जो कि एक येलोइश फ्लूइड होता है, ये सिक्रेटेड बाय मदर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में। वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न, क्यों, क्योंकि इट कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, नेचुरल किलर्स नहीं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड हमारे पास, मोनोसाइट नहीं, मैक्रोफेजेस भी नहीं, इम्यूनोग्लोबिन ए बिल्कुल ठीक है। IgA टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो मैंने बताया था, एक ये था और एक IgE था जो कि प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है, ये एंटीबॉडीज याद रखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट का जो रिजेक्शन है उसके लिए कौन सा टाइप की इम्यून सिस्टम जो इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, तो सेल मीडिएटेड। आपके एनसीईआरटी के बुक में 2 लाइन में ये क्वेश्चन, मतलब ये बस 2 लाइन का दे रखा है और वहीं से क्वेश्चन आ गया, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो देखो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो है कब होता है, जब ट्रांसप्लांटेड टिश्यू को कोई भी रेसिपिएंट का, जैसे कि मेरे अंदर अगर ये ट्रांसप्लांट करना कोई भी ऑर्गन, तो मेरा जो इम्यून सिस्टम अगर उस टिश्यू को रिजेक्ट कर दे तो तब उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है ट्रांसप्लांटेड टिश्यू के, मतलब ट्रांसप्लांटेड टिश्यू का जो ऑर्गन होता है उसको बिल्कुल बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। बॉडी, क्योंकि बॉडी हमारी जो है एबल होती है वो अपने सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल में डिफरेंशिएट कर सकती है, और जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन से मतलब बेसिकली बचने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए इस कंडीशन को इम्यूनोसुप्रेसेंट जो है दिए जाते हैं, जो कि एक इसेंशियल रोल प्ले करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, क्योंकि दे आर यूज टू प्रिवेंट द बॉडी, क्योंकि इनका यूज किया जाता है बॉडी को बहुत, मतलब रिजेक्शन, रिकॉग्नाइजेशन या फिर फॉरेन ऑर्गन समझकर अटैक करना जो इम्यून सिस्टम करता है, उससे इसको प्रिवेंशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है।
करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा डी। ट्रांसप्लांटेशन जो होता है टिश्यू या ऑर्गन का फेल ऑफन ड्यू टू, वो फेल हो जाता है कई बार ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट, बॉडी की नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन सा सेल मीडिएटेड, अभी पीछे करके आए हैं। माल्ट कंस्टिट्यूट्स अबाउट -% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, आपके एनसीईआरटी की एक एनसीईआरटी की लाइन है, एक ही लाइन की है बेसिकली ये, वहीं से क्वेश्चन आ गया है देखो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, माल्ट या फिर इसका म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू पूरा नाम होता है अबाउट 50%, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू जो है ह्यूमन बॉडी में कंसिस्ट करते हैं। इट इज स्कैटर्ड अलोंग, ये पूरा जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है ह्यूमन बॉडी में वहां से मतलब पूरा लाइंड होते हैं, ठीक है, वहां पे स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। ये सरफेस जो होते हैं ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इनर्मियस क्वांटिटी या फिर जो वैरायटी होती है एंटीजन की, उनसे प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर वर्टिब्रेट्स में अगर बात की जाए जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकता है सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ में। इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट, अगर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए किसी भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के कारण, एंड इट अटैक सेल और ये अपने खुद के सेल्स को अटैक करने लगे, देन इट लीड्स टू ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं भाई इसको। जब आपका इम्यून सिस्टम आपके खुद के सेल्स को ही जो है रिकॉग्नाइज ना कर पाए और आपके जो अच्छे खासे सेल है उनके ऊपर अटैक करे, तो उस कंडीशन को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं हम उसको, ठीक है। एलर्जिक रिस्पॉन्स आपको पता है क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वो मैंने बता दिया, एक्टिव इम्यूनिटी भी आपको पता है क्या होता है। नेक्स्ट 60th क्वेश्चन, एंटी वेनम इंजेक्शन जो है वो कंटेन करता है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज वाइल पोलियो ड्रॉप दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू बॉडी कंटेन, वो क्या कंटेन करता है वो बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा एटेन्यूएटेड पैथोजेंस। एटेन्यूएटेड पैथोजेंस क्या होता है अब ये समझो। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो एक मिक्सचर जो है एटेन्यूएटेड यानी कि वीकेंड, एटेन्यूएटेड का मतलब होता है वीकेंड, जो कि एक्टिवेटेड नहीं है, अभी इनएक्टिव फॉर्म में है बिल्कुल। वीकेंड पोलियो वायरस स्ट्रेन्स को कंटेन करता है ऑल 3 पोलियो वायरसेस टाइप, ठीक है। जो कि जब अगर पोलियो का कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो जो वीकेंड जो पैथोजेंस हैं ये एक्टिव फॉर्म यानी कि इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन्स डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क में लार्जेस्ट प्रोपोर्शन में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ये बताना। तो करेक्ट ऑप्शन है IgA, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट होता है, जो मदर फीड करती है बच्चे को मिल्क में प्रेजेंट होता है ये कोलेस्ट्रॉम। अगर आप सस्पेक्ट करो एक मेजर डेफिशिएंसी एंटीबॉडीज की किसी भी पर्सन में, मेजर डेफिशिएंसी मतलब कि एंटीबॉडीज की काफी भारी मात्रा में कमी एक पर्सन में, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर द कंफर्मेटरी एविडेंस। तो आप उसको कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी एविडेंस के लिए आप किसको देखोगे, ठीक है, कौन सा टेस्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन होता है इसका सीरम ग्लोबुलिन्स। याद रखोगे सीरम ग्लोबुलिन्स टेस्ट जो है वो कंफर्मेटरी प्रोवाइड करता है कि वो मेजर करता है कि भाई कौन मतलब कितनी डेफिशिएंसी एंटीबॉडी थी किसी भी पर्सन में, ठीक है। जो कंसंट्रेशन होती है सीरम ग्लोबुलिन की वो कैलकुलेट की जाती है बाय डिफरेंस बिटवीन टोटल सीरम प्रोटीन और एल्ब्यूमिन वैल्यूज के बीच में डिफरेंस देखा जाता है। उससे पता लगाया जाता है कि किसी ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज की कितनी डेफिशिएंसी है, कौन से टेस्ट के द्वारा, सीरम ग्लोबुलिन्स के द्वारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एड्स और कैंसर के बारे में भी समझा देती हूँ, ठीक है। और सारा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, उसके PIQs नहीं आए हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको यहाँ पे क्या बता देती हूँ, एड्स और कैंसर क्या आता है उस टॉपिक को अच्छे से एक बार देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अब एड्स की। देखो इंडिया में एड्स जो है कब डिटेक्ट हुआ था, 1986 में चेन्नई में पहला केस जो था एड्स का तब आया था, ठीक है। USA में 1981 में, ठीक है। वर्ल्ड का पहला केस जो रिपोर्ट हुआ था वो USA में 1981 में हुआ था। 25 मिलियन जो है पूरे वर्ल्ड वाइड एड्स की वजह से किल्ड हो चुके हैं, मर चुके हैं 25 मिलियन, ठीक है। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है ये भी पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये तो आपको पता होगा। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। जैसे बहुत सारे सिम्टम्स मिले हों तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिंड्रोम,
ठीक है। ये कॉन्जेनाइटल डिसीज नहीं होती, यानी कि ये जेनेटिक नहीं होती है, किसी भी बच्चे को ये जन्म से नहीं हो सकता क्या, एड्स, ठीक, कॉन्जेनाइटल डिसीज नहीं होती है। कम्युनिकेबल और वायरल डिसीज होती है, यानी कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सके, और ये कैसी होती है, वायरल डिसीज होती है। ठीक है, क्या मतलब कौन से कारण होते हैं जिससे कि ये मतलब आगे मतलब क्या हो सके, किससे ट्रांसफर हो सकती है किसी एक से दूसरे में, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू ऐसा हो सकता है। ठीक है, और इंट्रावेनियस ड्रग्स से क्या मतलब है कि आजकल जो है यूथ ड्रग्स वगैरह का कंजप्शन करती हैं, किससे, इंजेक्शन की मदद से। ठीक है, वो अपनी नसों में जो है इंजेक्शन, वो नशे को, ड्रग्स वगैरह जो होते हैं उसको इंजेक्ट करती है। तो क्या होता है, मान लो कि एक जन है जिसने वो इसके इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को अपने नसों में इंजेक्ट कर लिया, अब उसको था एड्स, ठीक है, तो दूसरे ने भी उसी इंजेक्शन से उसको ड्रग को अपनी नस में इंजेक्ट कर लिया, तो उस ड्रग के साथ साथ वो जो एड्स का पैथोजन था वो भी उसकी बॉडी में क्या कर गया, ट्रांसफर कर गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रावेनियस ड्रग। तो तीसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि भाई किसी एक एड्स के पेशेंट का दूसरे नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज कर ले, उसकी वजह से भी एड्स हो सकता है। नॉट शेयर्ड, मतलब ये कभी भी नॉट स्प्रेड बाय मियर टच, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी को पता चल रहा है आपको किसी को एड्स है तो आप उसको हाथ भी नहीं लगा रहे हो, छू भी नहीं रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है कि किसी भी फिजिकल कॉन्टेक्ट या टच वर्क से ऐसे फैल जाए, नहीं। जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से होता है इंट्रावेनियस ड्रग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सिर्फ और सिर्फ जो बॉडी का फ्लूइड होता है ना, बेसिकली इतना याद रखो, बॉडी के फ्लूइड से ये स्प्रेड हो सकता है किसी एक से दूसरे में। ठीक है, उसके बाद देयर इज अ टाइम लाइक बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस, मतलब कि एड्स के सिम्टम, ऐसा एक टाइम लगता है कि मान लो आपको एड्स, मतलब सॉरी आपको नहीं, किसी को भी एड्स का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो एड्स का इन्फेक्शन होने के बाद एक समय लगता है, मतलब कि एक टाइम लैग होता है कि जब आपको सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे और जब इन्फेक्शन हो चुका है उसके बीच में एक अच्छा खासा समय होता है। पैथोजन कौन सा होता है, HIV, यानी जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये रेट्रोवायरस का ये एक मेंबर होता है जो कि एनवेलप एनक्लोजिंग द RNA जीनोम, मतलब कि जो RNA जीनोम होता है ना उसके अंदर मतलब एनक्लोज होता है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एड्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ। जो मेजर सेल्स जो HIV अफेक्ट करता है वो कौन से होते हैं, हेल्पर टी सेल्स। किसको, हेल्पर टी सेल्स को, हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल को ये क्या करता है, एडवर्सली अफेक्ट करता है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, दैट बियर CD4 रिसेप्टर साइट, यानी कि ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा है, बहुत आगे तक का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्स क्या होता है। अब यहाँ पे मैं मोड ऑफ एक्शन बताने वाली हूँ एड्स का, मतलब पूरी एक सीरीज में अच्छे से बात करेंगे इसकी, नीट एंड क्लीन जो है लैंग्वेज में। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्स। ठीक है, देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। आफ्टर एंटरिंग इनटू बॉडी, बॉडी में एंटर करने के बाद, आफ्टर एंटरिंग इनटू बॉडी, जो वायरस है वो एंटर कर जाता है कहां पे, मैक्रोफेजिस में। वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेजिस, एंटर बॉडी में एंट्री करने के बाद सीधा उसका साइट कौन सी होती है, लोकेशन कहाँ जाना होगा उसको, मैक्रोफेजिस के पास जाता है, जहां पे जो RNA जीनोम होते हैं, वेयर RNA जीनोम, यानी RNA जीनोम जो होता है किसका, वायरस का, वो रेप्लिकेट हो जाते हैं, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्या बनाने के लिए, DNA बनाने के लिए, टू फॉर्म DNA। ठीक है, और इसमें कौन सा एंजाइम मदद करता है इनकी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, ये जो होता है ये क्या हुआ है, पहले स्टेप में स्टेप वाइज समझने की कोशिश करना। ठीक है, स्टेप लेके चलना कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, याद हो जाएगा। बॉडी में एंटर करने के बाद जो वायरस है वो मैक्रोफेजिस में एंटर करता है, जहां पे वो RNA जीनोम जो होता है वायरस का उसको रेप्लिकेट कर देता है, क्या बनाने के लिए, DNA बनाने के लिए। एंजाइम कौन सा यहाँ पे यूज हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू, कहां पे चला जाता है, इनकॉर्पोरेट यानी किसके अंदर चला जाता है, होस्ट सेल के DNA के अंदर, यानी कि जिसको भी एड्स का इन्फेक्शन हो, मतलब एड्स का वो पैथोजन एंटर कर गया, उसको बोलते हैं होस्ट सेल। होस्ट सेल के DNA में ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है एंड डायरेक्ट्स द जो इन्फेक्टेड सेल है
जो इन्फेक्टेड सेल है उसको डायरेक्ट करता है कि वो क्या बनाए, वायरस के पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करे, उसको डायरेक्ट करेगा। अब देखो इन्फेक्टेड सेल तो चला गया, तो जो ये क्या बोलते हैं होस्ट सेल के डीएनए में ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, कौन सा, ये अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यानी कि आरएनए जीनोम का जो है। उसके बाद ये क्या करता है, इन्फेक्टेड सेल को क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि तुम और ज्यादा वायरस के पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करो। उसके बाद क्या होगा, जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस ये कंटिन्यू करते हैं टू प्रोड्यूस वायरस, ठीक है, वायरस को बनाते रहते हैं और एक एज HIV फैक्ट्री काम करते हैं। फैक्ट्री में क्या होता है, किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होना, तो मैक्रोफेजेस जो है एज HIV फैक्ट्री काम करते हैं, यानी बहुत सारे HIV के वो जो वायरस होता है इसको बनाते रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो हेल्पर टी, मैं आपको बताती हूँ, जो नॉर्मल हेल्पर टी लिम्फोसाइट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 800 से 900 बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हेल्प जो HIV है, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, इनके जो है HIV के इसको रेप्लिकेट करते रहते हैं और इनके प्रोजेनी वायरस बनाते रहते हैं, जो कि ब्लड में रिलीज हो जाता है और जो होते हैं बहुत सारे हेल्पर टी सेल्स उनको अटैक करता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से हेल्पर टी सेल्स का नंबर जो है एक बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, यानी कि 200 पर क्यूबिक पर आकर रुक जाता, मतलब पहुंच जाता है, मतलब इतना कम हो जाता है, 800 से 900 से 200 पे चला गया बिल्कुल ही, ठीक है। उसके बाद जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, सिम्टम्स अपीयर, कैसे कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं इसके बाद, जैसे कि फीवर हो गया, डायरिया, ठीक है, डायरिया यानी कि जो लूज मोशन जिसको हम बोलते हैं, वेट लॉस यानी वेट का कम होना, उसके बाद लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होना, ठीक है, जो गले में मतलब जो लिम्फ नोड होते हैं उसमें स्वेलिंग होती है, नाइट स्वेटिंग, रात को क्या होती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आना रात के समय में, ठीक है। और देखो जिसको एड्स हो जाता है ना, तो उसमें एक और कंडीशन हो जाती है जिसको बोलते हैं ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ये क्या होता है, देखो जब इम्यूनिटी जो है, अब हेल्पर टी सेल के नंबर बिल्कुल कम हो चुके हैं, इसकी वजह से इम्यूनिटी जो है कि क्या हो गई है, बिल्कुल वीक हो गई है। जब इम्यूनिटी क्या हो जाए, बिल्कुल वीक हो जाए, तो और भी जितने इन्फेक्शन होते हैं, अब बॉडी जो है कोई भी इन्फेक्शन आएगा उसके अगेंस्ट जो है फाइट करने में इनकेपेबल हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से आसानी से कोई भी इन्फेक्शन एड्स के पेशेंट में रह सकता है, बीमारी कोई भी हो सकती है, और इस कंडीशन को बोला जाता है फुल ब्लाउन एड्स, ठीक है, फुल ब्लोन एड्स बोला जाता है इसको। एड्स का पेशेंट जो होता है उसमें मतलब कैंसर ऑफ स्किन भी हो सकता है, ठीक है, एंसेफेलाइटिस जो मैंने बताया था, एक डिसीज हमने क्वेश्चन में की थी, बाय प्रोटोजोन टोक्सोप्लाज्मा के द्वारा, वो भी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है इजीली, ठीक है। और अब अगर ये बात आ जाए कि भाई पुष्टि करनी हो, ठीक है, कि एड्स वगैरह की पुष्टि कौन से टेस्ट से होती है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक टेस्ट का नाम होता है एलिसा, एलिसा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ठीक है। ये टेस्ट जो है ये एड्स की पुष्टि के लिए काम में लाया जाता है। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, एक और होता है वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट, जो कि क्या करता है, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है पेशेंट की बॉडी में, ठीक है, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट, और एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनती है, जो एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट मतलब आएगा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, तो ये इजिली पता चल जाता है। अगर एंटीबॉडीज HIV के खिलाफ बन रही हैं तो पता चल जाएगा कि एड्स की कंडीशन है। एक होता है वो, इस कंडीशन में एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दी जाती है, जो कि पार्शियली इफेक्टिव होती है, यानी फुल्ली कोई इफेक्टिव नहीं होती। एड्स का ऐसा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है भी नहीं, ये वायरस को मारती नहीं है, बस उनके जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना उसको इनहिबिट कर देती है, उसको कुछ हद तक रोक देती है, ठीक है। ये होता है एड्स का। अब मैं बात करने वाली हूं कैंसर की। ये मैंने आपको पूरा अच्छे से एड्स के बारे में बता दिया है, अब उसके कैंसर के बारे में बात करेंगे। कैंसर के बारे में बात करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन के सेल्स होते हैं, ह्यूमन के जो नॉर्मल सेल होते हैं वो म्यूटेट होके कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका म्यूटेशन हो जाता है,
यानी कि उनका क्या हो जाता है, म्यूटेशन, कैंसर सेल में क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसी म्यूटेशन के कारण। देखो एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एबिलिटी, जो हमारी बॉडी जो है एग्जिबिट करती है, इनहिबिशन एबिलिटी, ये जो है कैंसर की कंडीशन में एब्सेंट होती है। यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एबिलिटी जो होती है वो कैंसर की कंडीशन में नहीं होती। और इसमें क्या होता है कि मान लो कोई भी सेल जो है दूसरे के कॉन्टेक्ट में हमारी बॉडी में आ रहा है तो वो उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देता। लेकिन कैंसर के सेल में ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो ट्यूमरस सेल या कैंसरियस सेल जो होते हैं वो अपना कॉन्टिन्यूसली रेप्लिकेट इजिली करते रहते हैं। ठीक है, कैंसर का नाम होता है ट्यूमर। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी, जो हमें हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। एक होता है मैलिग्नेंट, एक होता है बेनाइजिन। ठीक है, ये इसका एग्जांपल जैसे कि मोल के जैसा एक होता है, ये मतलब फैलता नहीं है, डज नॉट स्प्रेड, जैसे कि डज नॉट स्प्रेड, ये फैलता नहीं कि एक जगह पे कहीं पे होगा तो ये वहीं पे रुक जाता है। मैलिग्नेंट एक खतरनाक वाला होता है, ये फैलता है पूरी बॉडी के अक्रॉस, डेंजरस वन होता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल कह सकते हैं हम इसको, नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स भी इनको हम बोल सकते हैं, ट्यूमर सेल्स। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन होती है जिसका नाम क्या होता है, मेटास्टेसिस। ठीक है, ये क्या होती है, इसमें जो स्पीड होती है ट्यूमर की वो डिफरेंट पार्ट्स के लिए, मतलब कि स्पीड नहीं सॉरी स्प्रेड, जो ट्यूमर सेल होते हैं वो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं वहां तक फैल जाते हैं। ये मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है किसकी, कैंसर की, क्योंकि इसमें जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड के टिश्यू के द्वारा वो पूरी बॉडी में जो कैंसरियस सेल फैलते रहते हैं। मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है कैंसर की, ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्यूमर के जो सेल होते हैं वो नॉर्मल सेल के ऊपर स्टार करते हैं, यानी कि मतलब उसके ऊपर वो क्या करते हैं, फीड करते हैं, उनको भी वो खत्म कर देते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैंसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको 3 टाइप के कैंसर बताने वाली हूँ बेसिकली। पहला हमारे पास होता है कैरकिनोमा जो 85% जिसका मतलब प्रोपोर्शन होता है। ये एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उनका कैंसर होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, स्किन का कैंसर, लंग का कैंसर, स्टमक या पैनक्रियाटिक कैंसर, ये कैरकिनोमा में आता है, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर। दूसरा होता है सैक्रोमा होता है, सैक्रोनियमा दूसरा, हाँ सैक्रोमा ही होता है इसका नाम भाई। ये जो कैंसर होता है ये टिश्यू का कैंसर होता है, जो कि डिराइव कहाँ से होता है, बोन से, यानी बोन के कैंसर से। इसमें एग्जांपल इसका याद रखोगे, बोन कैंसर, सैक्रोमा। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ थोड़ा सा। तीसरा होता है ल्यूकीमिया, ये होता है ब्लड का कैंसर, ये क्या होता है, ब्लड कैंसर। ठीक है, ल्यूकीमिया। और आपको ये पता होना चाहिए जो कैर्किनोजन होता है ये होता है कैंसर कोजिंग सब्सटेंस। कौन सा, कैर्किनोजन। ठीक है, कैर्किनोजन जो है अलग अलग मतलब 2 टाइप का हम इसको बोल सकते हैं। एक होते हैं प्रोटोनकोजीन्स और एक होता है ओनकोजीन्स। प्रोटोनकोजीन्स की बात करूं तो ये नॉर्मल ह्यूमन सेल होते हैं, और कैर्किनोजन जो होते हैं और ओनकोजीन्स की बात करूं ये कैंसर सेल होते हैं। तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल से कैसे मतलब कैसे हो सकते हैं ये नॉर्मल ह्यूमन सेल जो कैंसर सेल में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं फिजिकली। देखो आयनाइजिंग रेज या नॉन आयनाइजिंग रेज, जैसे गामा रेज, एक्सरे, यूवी रेज जो होते हैं ये डीएनए को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से नियोप्लास्टिक में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उनका, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। केमिकल से बात करूं, आप जानते हो टबैको, निकोटाइन, अल्कोहल वगैरह इनका कोज होते हैं। बायोलॉजिकल में बात करूं, वायरस जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है उसकी वजह से भी हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर वगैरह। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करी जाए तो डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, देखो बायोप्सी और एक हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होती है, यानी कि इसमें कुछ स्मॉल टिश्यू मतलब जो टिश्यू का एक स्मॉल पीस को कट कर लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है रेडियोग्राफी, जिसमें क्या आता है, एक्सरे, यानी कि 2D इमेज वहां पे देखी जा सकती है। तीसरा सीटी स्कैन के द्वारा, यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो एक्सरेज होते हैं वो एक 3D इमेज फॉर्म करते हैं, उसके द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। एक MRI, ये सेफेस्ट डायग्नोस होता है। मैग्नेटिक
रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है बेसिकली। कैंसर सेल जो होते हैं एबनॉर्मल एंटीजेंस हो जाते हैं इनके, और एबनॉर्मल एंटीबॉडीज ही इनके अगेंस्ट बनती हैं, और एबनॉर्मल एंटीबॉडी से डिटेक्शन हो सकती है कि अगर एंटीबॉडीज एबनॉर्मल बनी है तो यानी कि उस कंडीशन में क्या हुआ होगा, कैंसर सेल। ट्रीटमेंट की बात करी जाए, एक सर्जिकल हो सकता है, वैसे इसका प्रॉपर क्योर कैंसर का नहीं है, मतलब कुछ टाइप के कैंसर ऐसे होते हैं जिनका क्योर भी नहीं होता। ट्रीटमेंट की बात करी जाए जैसे सर्जिकल, कीमोथेरेपी से हो सकता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि जो कि फास्ट ग्रोइंग सेल होती है उनको मारने में काम आती है, रैपिड सेल डिवीजन को रोकने में काम आती है, ठीक है। उसके बाद बात करें से इसमें कौन सी ड्रग होते हैं, विनब्लास्टिन, वाइन अरेस्टीन, ये सब इसके नाम होते हैं। रेडिएशन थेरेपी में बात करूं तो जो हाई इंटेंसिटी की रेज होती हैं उनको ट्यूमर सेल के ऊपर रेडिएट कराया जाता है, जैसे ये गामा रेज, जिससे कि वो उसको मार सके। इम्यूनोथेरेपी में बात करूं, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स का यूज किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल अल्फा इंटरफेरोन मैंने आपको बताया था, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, रोकते नहीं है, मारते नहीं है, उनको वायरस को किल करने की कैपेसिटी इनके पास नहीं होती। क्या कर सकते हैं, ये उनकी मल्टीप्लीकेशन को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो पीवाईक्यूज फिनिश हो गए। मैंने आपको ओवरऑल 80% चैप्टर भी समझा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।